अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज का हमारा जो सेशन होगा इट विल बी अबाउट द जर्नल ओरिएंटेशन सेशंस अबाउट डूज एंड डोंट्स इन योर क्लिनिकल एग्जाम विच इज लॉन्ग केसेस एंड शॉर्ट केसेस। जर्नल अप्रोच के आपने कोई भी केस आता है, जर्नल आपने उसको किस तरह से अप्रोच करना है, आपने किस तरह से क्या क्या चीज़ें लेकर जानी है, किस तरह से आपने अपने केस को जो है अपने एग्जामिनर के सामने प्रेजेंट होना है, क्या गलतियां हैं जो कॉमन 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 गलतियां जो कैंडिडेट्स करते हैं एग्जाम में, उनके बारे में थोड़ी डिस्कशन करेंगे। ये बात याद में रखिए, ध्यान में रखें कि आपका जो केस आता है, क्लिनिकल केस है, उस बेसिस के ऊपर बहुत कम बच्चे पास फेल होते हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि अटेम्प्ट निकाल जाते हैं ना, ये इतना मुश्किल केस आ गया था उसमें मैं जो हूँ पास या फेल हो गई या इस वजह से पास या फेल हो गई। जनरली बच्चे जो पास या फेल होते हैं, जो कैंडिडेट्स पास या फेल होते हैं, बहुत मुश्किल मुश्किल के सिनेरियो से भी बच्चे पास हो जाते हैं। द रीजन इज कि उनका जो जनरल कॉन्फिडेंस होता है, जनरल अपीयरेंस होती है, जिस तरह से अपनी डिग्री डिफेंड करते हैं, जिस तरह से वो बच्चों को अप्रोच करते हैं, अपने केस को अप्रोच करते हैं, जिस तरह से अपनी एग्जामिनेशन करते हैं, द कॉन्फिडेंस, द ओवरऑल अपीयरेंस मैटर इन द एग्जाम वे मोर देन व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू टेलिंग, और आप सब किस तरह से अपनी आप क्लिनिकली आप क्या बता रहे हैं, आपकी नॉलेज कैसे बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आपका कॉन्फिडेंस क्या है, आपने जनरल अप्रोच कैसे किया। ठीक है, जो आपकी क्लिनिकल नॉलेज होती है वो काफ़ी हद तक आपके थ्योरी एग्जाम में, थ्योरी के बाद आपके टॉक्स के अंदर जज हो जाती है। तो क्लिनिकल से क्लिनिकल बहुत दफा कहा जाता है एज अ बिग ड्रामा। आपने हर चीज एक्ट करनी है। एग्जामिनर शॉर्ट केसेस में खासतौर पे आपको देख रहे होते हैं, उनकी असेसमेंट हो रही होती है कि इसके सेरेब्रल लेवल पे क्या चीज़ है। अगर इस तरह का बच्चा 5 मिनट में आप किसी की कितनी को नॉलेज जज कर सकते हैं तो अंडरस्टूड सी बात है। लेकिन 5 मिनट में वो ये देखते हैं कि इसके पास अगर इस तरह का बच्चा आ जाएगा तो ये किस तरह से अप्रोच करेगा। ऑब्वियसली आपके पास कोई डायग्नोस, आपके पास कोई इन्वेस्टिगेशंस नहीं है, आपके पास कुछ नहीं है, कोई हिस्ट्री नहीं है। तो आप 5 मिनट में बच्चों की फाइंडिंग देख कर या उसकी जर्नल अपीयरेंस देख के आपके माइंड में क्या क्या चीज़ें आती है, क्या क्या डिफरेंशियल्स आते हैं, और कितनी आप उसकी रेलेवेंट इन्वेस्टिगेशंस बता पाते हो। ठीक है, मैनेजमेंट में तो शॉर्ट केस में बहुत ही कम बात जाती है ना। बात तो ये होती है कि आपने बच्चे से कैसे मीट किया, बच्चों को कैसे ग्रीट किया, पेरेंट्स को कैसे ग्रीट किया, आपके जनरल पेरेंट्स कैसी थी, कितना आप कॉन्फिडेंट थे, कितना आप डॉक्टर या कंसल्टेंट बनने के लिए एलिजिबल हो। सेम गोज फॉर लॉन्ग केसेस। आपके पास कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होती है, सिर्फ एक पेरेंट्स है, उसकी खुली किताब है, वो आपको जो हिस्ट्री बता रहा है उससे आपने कितनी चीजें बताई, पूछी, उसको किस तरह से आपने गुलवाया, किस तरह से अपनी हिस्ट्री आप लेकर चले, फिर उसके बाद आपने कौन सी रेलिवेंट एग्जामिनेशन की, उसके बाद फिर आपने अपना केस प्रेजेंट कैसे किया। एज ए कंसल्टेंट आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है इंशाल्लाह इस एग्जाम के बाद यू हैव टू इमर्ज एज ए कंसल्टेंट, राइट। तो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपके पास एज ए कंसल्टेंट अगर एक पेशेंट आता है तो आप अपने साथ नेक्स्ट कोलीग को किस तरह से बताओगे, यस मैंने ये केस देखा, मैंने से ये कॉम्प्लिकेशंस देख ली, मैंने से ये साइड इफेक्ट्स देख लिए, और मेरे पास जो मैंने सस्पेक्ट किया था ये केस है उसके सारे एस्पेक्ट मैंने किस तरह से कवर किए। आपसे डायग्नोसिस ही वो एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि बिल्कुल ठीक आप डायग्नोसिस बनाओ। बेसिकली आपसे ये एक्सपेक्ट किया जा रहा होता है कि आपने डिफरेंशियल्स कितने अच्छे बताए, आपने उनको किस तरह से डिफेंड किया, आपने जो जो वो आपको प्रॉब्लम बता रहा था या जो जो आपने डिफरेंशियल्स बताए उनकी आपने इन्वेस्टिगेशन को किस तरह से पूछा, किस तरह से पूछा। हमारे सेटअप में रहते हुए जहां आधे लोगों को इन्वेस्टिगेशन के नाम ही नहीं पता होते, आपने किस तरह से उसको प्रोव किया, किस तरीके से प्रोव करने की कोशिश की, और आपने आगे उसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या पूछी, या फिर आगे ऑब्वियसली चीजें एम्पैथी वगैरह पर आ जाती है कि आपने किस तरह से पूछा वो कहाँ से इलाज करा रहे हैं, कहाँ से अफोर्डेबिलिटी उसकी क्या है, किस तरह से है, उसका इम्पैक्ट क्या है उसके ऊपर, उसकी फैमिली के ऊपर। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, और इन्हीं इन्हीं चीज़ों के ऊपर आप पास या फेल होते हो रिगार्डलेस ऑफ द केस। केस ऊपर सेकेंडरी चीज़ आ जाती है कि आपका केस क्या आया। ज़्यादातर बच्चे पास फेल इन्हीं पैरामीटर्स के ऊपर हो रहे होते हैं कि उनकी जर्नल अपीयरेंस एग्जामिनर के सामने, उनका कॉन्फिडेंस, उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसी थी। केस पे सेकंड बात आ जाती है कि भाई केस कौन सा आया। ये सेकेंडरी चीज है। ये मेजॉरिटी कैंडिडेट जो पार्ट 2 के लेवल पे ऑब्वियसली अपेयर हो रहे होते हैं उनकी तैयारी इस मामले में होती ही है कि हमने जो है ये केसेस है, 20 केसेस है, 25 केसेस इनको पढ़ के जाना है। शॉर्ट केसेस हैं, मैनुवर्स इतने हो चुके होते हैं, 4 साल इतने केसेस देख लिए होते हैं। ये जनरली बातें उनको एग्जामिनेशन तो ये सब चीज़ें आती ही होती हैं। ठीक है, तो आज इंशाल्लाह हम एक जर्नल अप्रोच के बारे में डिस्कस करेंगे, जर्नल आपने कैसे अप्रोच करने हैं, डूज एंड डोंट्स। ठीक है, अभी मैं एक जो हमारे पास अभी पार्टिसिपेंट्स हैं, जनरली मैं पूछना चाहूंगी आप में से कितने लोग अभी हैं जिन्होंने पहले एग्जाम दे दिया हुआ है, उनका एक अटेम्प्ट हो चुका है या ऑब्वियसली उनका ही सेकेंड या थर्ड अटेम्प्ट है। कोई बताना चाहेगा? कौन से फ्रेंड? डॉक्टर हेरा हैं, डॉक्टर शारून हैं, डॉक्टर इलाही बख्श हैं, डॉक्टर अनवर हैं, डॉक्टर अबू बकर हैं, डॉक्टर नासिर, डॉक्टर नाजिब हैं, असमा हैं। आप में से कितने लोग हैं जो पहले अपेयर हो चुके हैं क्लिनिकल्स के अंदर? मेरी तो डॉक्टर हेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है। कौन है ये? नादिया? अच्छा, डॉक्टर हेरा।
ठीक है, और इसके अलावा कौन? मेरा मैं फर्स्ट अटेम्प्ट है, अगस्त में दूंगा। ठीक है, ये डॉक्टर इलाही बख्श हैं, और इसके अलावा डॉक्टर शाहरुख। इसमें कुछ शर्माने वाली बातें हैं, यहाँ से आधे लोग आपको जानते भी नहीं होंगे कि आप कौन है। ऑब्वियसली नाम है लेकिन आइडिया हो जाता है। मैडम सेकंड अटेम्प्ट है। सेकेंड अटेम्प्ट है, ठीक है। डॉक्टर अनवर, डॉक्टर अबू बकर, आप लोग अगर शेयर करना चाहते हैं कंफर्टेबल ओके। डॉक्टर अस्मा, आप तो हमारे से पहले भी थी। तो डॉक्टर सहरिश। जी मैंने टॉक्स दिए थे लास्ट टाइम, और वो हम्म। क्लिनिकल अभी तक यानी लॉन्ग शॉर्ट केस क्लिनिकल का मैंने नहीं आपका दिए। फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा। जी। ठीक है, सही है। आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा क्लिनिकल के लिए। आप में से सिर्फ एक ने और किसी और ने अभी तक एक्सपीरियंस किया है क्लिनिकल्स को देने का, कि किस तरह से वहां जाके हमारे नर्व रैकिंग जो है ना, खास तौर पे शॉर्ट केसेस जो है ना, बिल्कुल हमारे एकदम से हम जीरो हो जाते हैं, हमें समझ ही नहीं आती क्या करना है। बहरहाल, बहुत सारे में फर्स्ट अटेम्प्ट वाले भी हैं, तो उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि वो चीज़ें फर्स्ट अटेम्प्ट में ही वो गलतियां ना करें। ठीक है। जनरल चीजें ये है कि जनरल माइंडसेट ऑफ द क्लिनिकल एग्जाम, मतलब जनरल आपसे एक्सपेक्टेशंस क्या रखी जाती है एग्जाम में, वो वही बातें हैं, इसे मैंने आपको बताई है। आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है आपकी अप्रोच ठीक हो, आप कम्युनिकेशन अच्छी हो, और दूसरी बात है आप एक सेफ डॉक्टर बने। हमारे सीनियर्स मुझे कहते होते थे, एंड स्टिल आई रिमेंबर, कि वी डोंट वांट बुक वॉर्म्स, हमें कोई बुक वॉर्म्स नहीं चाहिए, सो पूरी बुक चाहिए। वी वांट सेफ डॉक्टर्स, एंड वी वांट फिजिशियंस एंड वी आर पीडियाट्रिशियंस जो कि कम्युनिटी में जाएं, जिनको बच्चों से बात करना आता हो। ऐसे पीडियाट्रिशियंस वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप बच्चों से कम्युनिकेट कैसे करें। हाँ, बस ओपीडी में आए और हम उसे ये तो नहीं पूछ सकते ना, हाँ जी कितने उनसे पकाया नहीं किया आपने। बच्चों से आपका कम्युनिकेशन लेवल ही अलग होता है, आपको बच्चों से बच्चा बन के बात करनी पड़ती है। तो वो बात है कि कम्युनिकेशन पेरेंट्स के साथ, हमारे पीडियाट्रिक्स हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है ये चीज़, कि आपको बच्चे के साथ साथ पेरेंट्स को भी एट टाइम्स ट्रीट करना पड़ता है। मदर ज़्यादा परेशान होती है खांसी के ऊपर एज कम्पेयर टू द किड, तो एट टाइम आपको मदर काउंसिल करना पड़ता है, बच्चे को आप दवाई भी नहीं देते हो। एम आई राइट? और ये काम हम डेली ओपीडी बेसिस पे कर रहे होते हैं। तो कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड थर्डली इज अ सेफ डॉक्टर, कि आप कितना सेफ हैं, कितना सेफली आपको एक पेशेंट, आपने डेंजर साइंस लगा के बाद जॉइनेस आ रहे हैं, आपने डेंजर साइंस पे किए नहीं किए, अगर आपके पास सीवियर से केस आते हैं, आपने हार्ट फेलियर के, आपने इन्फेक्टेड एंडोकार्डाइटिस के साइन देखे नहीं देखे, ठीक है, इट मीन्स यू आर सेफ डॉक्टर। आपको चाहे मरमर पिक ना हो कि कौन सा मरमर था या क्या था, एटेंस हम गलत ही बता रहे थे, लेकिन वो ये चीज़ देख रहे होते हैं, अच्छा इससे मैनोवर्स ठीक थे, इसे ठीक अप्रोच किया, इसे ये देख लिया कि बच्चा हार्ट फेलियर में भी नहीं है, इसने ये देखा कि बच्चा इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में, बहरहाल एक डेंजर साइन में नहीं है, बच्चा इस डेंजर में नहीं है। उसके बाद डेफिनेटली डायग्नोसिस तो ऑब्वियसली एको के बेसिस पे बनती है, वो तो आपके पास नहीं है ना। आपने तो शॉर्ट केस करना है, हम सब जब मरमर सुनते हैं तो हम उसको एको के लिए ही डेफिनेटिव भेजते हैं, लेकिन हम उसको डेंजर, ये तो नहीं ना बच्चा हार्ट फेलियर में और आपने उसको एको के लिए भेज दिया। तो बेसिकली दे वांट टू सी कि आप एक सेफ डॉक्टर हैं, जिसको पता है कि अगर मेरे पास हार्ट फेलियर या मरमर के साथ कोई बच्चा आ रहा है, हार्ट इशू के साथ आ रहा है, तो मैंने फेलियर वाले बच्चे को आगे रेफर नहीं करना, पहले मैं उसको ट्रीट करना है, एंड देन ऑब्वियसली उसके बाद व्हेन द चाइल्ड इज स्टेबल, तो फिर मैं उसको इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजूंगा, या जब जो भी है मैं उसको हॉस्पिटल जो है ना एको के लिए बुलाऊंगा, जो भी करूंगा। तो बेसिकली यू हैव टू बी अ सेफ डॉक्टर, एंड सेकंड यू आर एबल टू कम्युनिकेट विद द पेरेंट्स एंड द किड। ठीक है। उसके बाद ऑब्वियसली वो देखता है कि आपकी थिंकिंग कैसी है, आर यू एबल टू थिंक प्रॉपरली, कि आपकी जो है जो भी आपके पास सिम्टम्स एक्सपेक्ट आ रहे हैं, जो पेरेंट्स आपको नॉलेज, एट टाइम पेरेंट्स जाके बिल्कुल डिफरेंट हिस्ट्री बता देते हैं एज कम्पेयर टू जो उसको ओरिजिनल, जो आपने एक दिन पहले वार्ड में उनकी हिस्ट्री ली होती है, उससे बिल्कुल डिफरेंट हिस्ट्री देना शुरू हो जाता है। तो हम ये क्या करते हैं कि हम बार बार प्रोब करते रहते हैं कि नहीं नहीं, हमें पता होता है कि ये गलत बता रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना, आपको जो बच्चा उस वक्त बता रहे हैं, जो पेरेंट उस वक्त एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट बता रहे हैं, आपने उसी को लेकर चलना, और उसी के अकॉर्डिंगली आपने अपनी डिफरेंसेस बनानी, और उसी के अकॉर्डिंगली ही आपने अपनी, चाहे वो गलत हिस्ट्री दे रहे हैं, चाहे आपको पता है कि गलत बातें बता रहे हैं, लेकिन जो उसे बता दिया, जो उसे नहीं बताया उसने नहीं बताया, आपने उसके ऊपर जाना ही नहीं है, आपने वही चीजें लेकर चलनी है जो वो बता रहे हैं, अपनी सोच को वही लेकर चलना है। दूसरी बात, हमने काम रहना है, रिस्पेक्टेबल रहना है, और सिस्टमेटिक चलना है। ठीक है। सिस्टमेटिक कहाँ से आएगा? जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। यू हैव टू प्रैक्टिस अगेन 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 एंड अगेन, बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है फॉर लॉन्ग शॉर्ट केसेस। आपने अगर अपने वार्ड्स में की हुई है, वेल एंड गुड, जिन्होंने 4 साल की हुई है, आपने वार्ड्स में नहीं की हुई 4 साल, तो अभी आपके पास यू हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम कि अब अभी से आप वार्ड्स में जाके लॉन्ग केसेस शॉर्ट केसेस लॉन्ग केसेस शॉर्ट केसेस करना चाहें, तो आपकी वहाँ पे एग्जाम टाइम पर आपकी एग्जामिनेशन भी वैसे ही निकल रही होती है, और आपकी जो है आपका जो लॉन्ग केसेस की हिस्ट्री है उसकी सिस्टमेटिकली भी वैसे ही निकली होती है। ठीक है। एंड देन अगेन कम्स अ कॉन्फिडेंस। ठीक है। लॉन्ग केसेस के अंदर जैसे हमने अभी
काफ़ी सारी क्लासेस ले ली। मेरी जर्नल अप्रोच ये होती है कि आपने, मैंने बहुत दफ़ा बता दिया है, आपने जब भी जाना है सबसे पहले आपने लॉ केसेस में अपने आप को रिड्यूस कराना है, कंसेंट लेनी है, एंड यू हैव टू 5 मिनट आपने ज़रूर लगाने हैं इस चीज़ के ऊपर कि यू हैव टू मेक द पेशेंट एंड द चाइल्ड कंफर्टेबल। उनसे बात करें, उनसे कम्युनिकेट करें, उनको बताएं कि भाई किस तरह से हम जो है ना, बेटा कैसे हो, क्या हो, बच्चे के लेवल पे आके बच्चे का नाम पूछना है, बच्चे की एज पूछनी है, थ्रू आउट द हिस्ट्री ट्राई करना है कि आप बच्चे की नाम लेकर पूछते हैं, अली को क्या हुआ, अली को कैसे हुआ, या अनम जो भी उसका नाम है उसको आपने वैसे ही नरेट करना है। देन ऑब्वियसली वी हैव हिस्ट्री टेकिंग। हिस्ट्री टेकिंग में आपने जब भी स्टार्ट करना है आपने हमेशा ओपन एंड क्वेश्चंस करने हैं, आपने अपने फोकस रखना है चीफ कंप्लेंट पे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं बहुत दफ़ा पहले ही बता चुकी हूँ एंड अगेन यहाँ पे मैं दोबारा बता रही हूँ कि आपने अपनी जो चीफ कंप्लेंट है जिसके साथ प्रेजेंट हुआ है उसको लेकर चलना है, उसको कभी भी आपने पीछे नहीं छोड़ना। वो किसी भी कंप्लेन चीज का नोन केस हो, वो नेफ्रोटिक का हो, वो थैलेसीमिया का, वो सीपी का हो, वो स्ट्रोक का नोन केस हो, वो एक्स वाई जी किसी भी सीएलडी का नोन केस है, बट अगर वो अभी एयर आई के साथ आया, आपने एयर आई को देखना है, अगर वो मेटामेसिस के साथ आया है मेटामेसिस को देखना है, जो भी एक्स वाई जी से प्रेजेंटिंग कंप्लेन है उसको पूरा आपका अच्छा खासा वाइवा उस प्रेजेंटिंग कंप्लेन के ऊपर चलेगा। और वो आपसे पूछते हैं आपने ये क्यों पूछा, आपने ये क्यों नहीं पूछा, आपने ऐसा क्यों पूछा। जो वाइवा फर्स्ट 15 मिनट्स का होता है इट्स ऑल अबाउट योर हिस्ट्री, कि आपने हिस्ट्री में क्या क्वेश्चंस किए, क्या क्वेश्चंस नहीं किए, आपने कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस पूछी, आपका पेशेंट इस चीज़ के साथ आया था, हाउ विल यू मैनेज, अभी अभी आप कैसे मैनेज करेंगे, अभी आप क्या इन्वेस्टिगेशंस कराना चाहेंगे। वो अभी की बात करते हैं, वो पास्ट के पर बाद में आते हैं। वो पहले बोलते हैं अभी आपके बच्चे को क्या हुआ। अगर आप यही नहीं बता पाए, मोस्टली आपसे आखिर में पूछते हैं व्हाट इज योर डायग्नोसिस, और बताना होता है थैलेसीमिया currently presented with pneumonia most likely. We have a thalassemia currently presented with ARI. We have a thalassemia currently admitted for transfusion. You have a thalassemia currently presented for splenectomy या nephrotic currently presented with a relapse। ठीक है, तो जो भी आपकी डायग्नोसिस होगी विद, आपने वो केस तो बतानी है नेफ्रोटिक का। अक्सर हम ये भी गलती बहुत ज्यादा करते हैं कि जब वो हमसे पूछते हैं व्हाट इज योर केस, तो हम क्या बता देते हैं, हम क्या बताते हैं उनको कि नेफ्रोटिक का केस है, और ये होता है। ठीक है, क्योंकि हमने पूरी हिस्ट्री अपने उसके अराउंड लपेटी होती है, अपने लॉन्ग केस के अराउंड, क्योंकि हमारी प्रैक्टिस ऐसी हुई थी कि हम लॉन्ग केस को ही लेके चलते रहते हैं। तो हमने फ्रॉटिक सिंड्रोम बोल के, सीपी बोल के, या जो भी आपका लॉन्ग केस है हम वो बोल के चुप हो जाते हैं, एंड फिर एग्जाम में हमारी शक्ल लिखते रहते हैं डॉक्टर साहब इसके अलावा कुछ है। ठीक है, तो देन दे व्हेन दे आस्क हम फिर ऐड करते हैं यस सर दिस इज नेफ्रोटिक सिंड्रोम व्हिच करंटली प्रेजेंटेड विद एक्सवाईजी कंप्लेन। तो आपने शुरू में ही अपनी प्रैक्टिस ये बतानी है। बाकी ऑब्वियसली जो पैटर्न है वो तो हमारे पास है ही। शॉर्ट केसेस हैं, शॉर्ट केसेस के अंदर आपने वही बात आइडेंटिफाई करना है, मेन साइंस को परफॉर्म करना है, अपनी एग्जामिनेशन जो रेलेवेंट एग्जामिनेशन है। कोई आपसे एक्सपेक्ट नहीं करता कि 5 मिनट में आप पूरी पूरी एग्जामिनेशन कर ले, और कोई कर भी नहीं सकता। ठीक है, आपने जो जितना आप कर सकते हैं वो आप करें। एट टाइम्स जीपी है, आप एट टाइम्स आप खड़े होते हैं, हार्ट बीपी लेना स्टार्ट करते हैं, तो एग्जामिनर कहते हैं अच्छा प्रोसीड। आप हाइट के लिए बच्चे खड़े कहते हैं अच्छा, कहते हैं प्रोसीड, क्योंकि उनको पता होता है इतना कोई नहीं कर सकता। ठीक है, उनको होता है कि मेन चीज पे जाए, मेन जो उनका फोकस होता है वो ये होता है कि क्या इसे फाइंडिंग पिक की। ठीक है, इससे फाइंडिंग पिक करके उसको कैसे कोरिलेट किया और उसे रेलेवेंट चीजें क्या हैं। ठीक है, शॉर्ट केस के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं बार बार कहती हूँ कि शॉर्ट केस में जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है शॉर्ट केस में वो होता है आपकी इंस्पेक्शन। ठीक है, इंस्पेक्शन में क्या है कि अगर आपका केस स्टार्ट होता है, आपने फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास अभी बच्चा है वो आपके पास, एक चीज माइंड में रखें कि आपके पास शॉर्ट केस में 4 मिनट का टाइम होता है। 4 भी नहीं, मैं तो कहती 3, जब मैंने खुद केस दिया तो मुझे एहसास होता है शायद 3 मिनट है। आप पिछले स्टेशन से अगले स्टेशन पे जाते हो, अगले स्टेशन पे जाके कमांड सुनते हो, भी चीजें रखते हो, आप स्टार्ट करते हो 3 साढ़े 3 मिनट ही रह जाते हैं। ठीक है, 3.5 मिनट रहते हैं। उसके अंदर आपने सबसे ज़्यादा टाइम अपना इंस्पेक्शन पे अपना लगाना है। अगर वो आपको देते हैं टाइम टाइम के बेटा आपके पास परफॉर्म जर्नल फिजिकल एग्जामिनेशन एंड रेलिवेंट, तो आपने सबसे पहले अपने 10 to 15 मिनट्स सेकेंड्स आपने इंस्पेक्ट जरूर करना है। ठीक है, इंस्पेक्शन पे आपको बहुत 90% फाइंडिंग्स आपकी इंस्पेक्शन पे आपको समझ में आ जाता है कि आपने क्या स्कीम लेकर चलनी है। ठीक है, आपको सपोज वो कहते हैं 16 ईयर्स का बॉय है, आपके पास जनरल फिजिक्स एग्जामिनेशन एंड रेलिवेंट, और 16 ईयर्स का बच्चा आपको शॉर्ट सर्चर लगता है। ठीक है, आपके स्टेज पे 4th ईयर तक आपको समझ में आया था कि बच्चे की हाइट फॉर 40 या 16 ईयर्स छोटी लग रही है, तो आपके माइंड में आ जाएगा बेटा कि ये शॉर्ट सर्चर है, मैंने जीपी करनी तो है लेकिन मैं कहाँ से शुरू करूंगा, हाइट से शुरू करूंगा। ठीक है, फिर आपके माइंड में आता है कि मैंने इसके सारे मैनूवर्स करने हैं। या आपको बच्चा पेल लगता है, या आपको बच्चा जो है ना डेमा के साथ लगता है, तो आपने अपनी इंस्पेक्शन जरूर करनी है, और फिर उसके बाद इंस्पेक्शन ये से करने का अपने फाइंडिंग्स निकालनी है, और उसके बाद फिर आपने अपनी रेलेवेंट स्टार्ट करना है।
और उन फाइंडिंग के बेसिस पे आपके पास डिफरेंशियल्स होने चाहिए और आप उन डिफरेंशियल्स को आइडेंटिफाई कर सको। वो आपसे सिर्फ शॉर्ट केस से वाइवा सिर्फ इतना होते बेटा कोई क्या डिफरेंशियल्स है, आपने ये क्यों सोचा। तो इसके अलावा आप क्या सोच सकते थे, आपने किस फीचर के बेसिस पे ये रखा, आपके अच्छा फिर आप क्या इन्वेस्टिगेशन कराना चाहोगे, और नेक्स्ट स्टेप, दैट्स इट। इससे ज्यादा का वाइवा बहुत कम शॉर्ट केसेस में होता है। दे ओनली वांट टू सी कि आपकी ऑब्जर्वेशन कितनी अच्छी है, आपकी क्लैरिटी कितनी अच्छी है, और आप जो है किस तरह से अपनी फाइंडिंग्स को कोरिलेट कर सकते हैं। आप वो कोई लंबी एक्सप्लेनेशन, और सबसे ज्यादा फेलियर रेट आप सबको आइडिया होगा किस में होता है, शॉर्ट केसेस में होते हैं। जितने लोगों ने भी पेयर हुए हैं, हर बंदे का, मैंने अपने साथी कोलीग्स को भी देखा और आगे भी देखती हूँ, अभी भी अपनी ट्रेनिंग को देखती हूँ, सबसे ज्यादा फेलियर रेट शॉर्ट केसेस में होते हैं। सबसे ज्यादा फेल बच्चे शॉर्ट केसेस में ही होते हैं, बिकॉज इतने से टाइम में हमें लगता है कि हमने पढ़ाई डायग्नोसिस बना के उनको देनी है, लेकिन एग्जामिनर आपको उस 5 मिनट में एक्सेस कर लेते हैं कि आपने बच्चे को हाथ लगाया या नहीं लगाया। ठीक है, तो इसका सबसे अच्छा तरीका ये है बेटा, आपने जाते ही सबसे पहले ग्रीट करना है अपनी चीज़ों को, आपने बहुत अच्छे अपना प्रेजेंटेबल तरीके से जाना है, बच्चे को रीड करना है। आपने स्टार्ट करनी है बच्चे को हाथ कैसे लगाने हैं, बच्चे हाथ अपने गर्म होने चाहिए, अगर सर्दी में तो आपके हाथों पे सैनिटाइजर लगाना चाहिए, हाथ गर्म होने चाहिए। पेरेंट्स अपने अच्छे से बात करनी है, बच्चे को रुलाना नहीं है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद डूज एंड डोंट आते हैं। आपने सबसे बड़ी बात है, यू हैव टू बी पोलाइट टू द पेशेंट एंड एग्जामिनर, यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट बट नॉट ओवर कॉन्फिडेंट। अगर आपसे गलती हो जाती है, आपने पोलाइटली कहते हैं ठीक है सर सॉरी आई थिंक आई एम रॉन्ग हियर। और सिंपली आपने जो कल मैम सबा ने भी आपका सेशन लिया था, बार बार आपको कहा था सिंपल सिंपल चीजें आपने बतानी है, सिंपल मेडिकल टर्म, सिंपल डिफरेंशियल्स जो डेली बेसिस पे आपने ओपीडीज में देख रहे हैं, डेली बेसिस पे आप अपनी वार्ड्स में देख रहे हैं आजकल, आपने वही बताना है। कोई हाई फाई चीजें बताने की जरूरत नहीं है। कोई एट टाइम्स इतने मुश्किल नाम ले लेते हैं, इतने मुश्किल नाम ले लेते हैं जिस जो खुद डिफेंड कर सकते हैं, और फिर एग्जामिनर आपको उसमें घुमाता रहता है, फिर बाहर आकर कहते हैं मैं तो इतने अच्छे डिफरेंशियल्स बताए थे, मैं फिर फेल हो गया। ठीक है, ये आपको सुनने में आया होगा, डेफिनेटली हम सब ने ये बातें सुनी होती, मैंने भी सुनी थी। लेकिन जब मैंने एग्जाम की तैयारी की, और अब एज एन एग्जामिनर मैं देखती हूँ वो इतने मुश्किल मुश्किल नाम जब ले लेते हैं, उनको ना खुद आप डिफेंड कर सकते हैं, एग्जामिनर भी कहते हैं कितने केसेस देखे हैं आपने इसके। ठीक है, तो हमेशा सिंपल रखें चीज़ों को। शॉर्ट केसेस लॉन्ग केसेस आपके वार्ड्स में से ही उठ के जाते हैं अक्सर, और वही चीज़ें होती हैं, सिंपल चीज़ें आती हैं। एक जीपी का केस उसमें रखना होता है, एक एब्डोमेन का रखना होता है, एक रिस्पायरेटरी का रखना होता है, और एक न्यूरो कोई ना कोई, वो भी आप एक्सवाइजी रेमेटोलॉजी का जिसका भी रखेंगे। तो उन सब की आपकी स्कीम्स तैयार होनी चाहिए। कल जो हमारा शॉर्ट केस का था उसमें कितने लोग थे, आई थिंक आप में से मेजोरिटी लोग कल मौजूद थे हमारे साथ। तो Yes. उसमें डॉक्टर सबा ने जब आपको स्कीम्स बताई थी, कुछ समझ में आया था उनमें आपको? डॉक्टर सबा ने आपको बताया था अगर लिवर आता है तो फिर आपने क्या करना है, अगर लिवर स्पीन आती है तो आपने क्या करना है, जॉइंटिस आता है, विदाउट जॉइंटिस, आपको समझ में आ रही थी चीजें? हाँ जी, काफी हेल्पफुल था। Yes. ठीक है, ऐसे ही होता है। ऐसे ही आपने अपनी स्कीम्स बना के अपने पास सेव कर लेनी है। आपके माइंड में होना चाहिए कि अगर मेरे पास सिर्फ लिवर के साथ आएगा तो मैंने ये डिफरेंशियल्स बनाने हैं, अगर मेरे पास लिवर एंड स्प्लीन आएगा मैंने ये डिफरेंशियल्स बनाने हैं, मेरे पास जॉइंट के साथ आएगा तो मैंने ये डिफरेंशियल्स बताने हैं। आपके माइंड में डिफरेंशियल्स फिट होने चाहिए। ठीक है, और वही डिफरेंशियल्स आपने वहां पे एक जो स्कीम आपने याद की हुई हो, थैंक यू सर फॉर आस्किंग मी टू एग्जामिन दिस चाइल्ड ऑन एग्जामिनेशन, आई फाउंड दिस 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 एंड दिस, बहुत आराम से, बहुत पोलाइटली, कोई जल्दी नहीं है, कोई घबराहट नहीं है। जितने आप पुट टुगेदर होंगे, जितने आप कॉन्फिडेंट होंगे, एग्जामिनर उतना ही आपसे इम्प्रेस हो। ठीक है, याद रखें कि एग्जामिनर यहाँ पे आपका सिर्फ और सिर्फ आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपका कॉन्फिडेंस टेस्ट करने के लिए बैठा हुआ है। ठीक है, थ्योरी आपकी थी ना वो जज हो चुकी, थ्योरी एग्जाम में टॉक्स में, अभी आपने जितना कॉन्फिडेंट रहेंगे, जितना, और आपको एक बात हमेशा हमारे सीनियर्स हमें कहते थे, और देन जब मैंने एग्जाम किया रियलाइज के एट दिस स्टेज आपको शायद एग्जामिनर से ज्यादा आता हो, क्योंकि आपने दुनिया जहां की गाइडलाइंस पढ़ी होती हैं, दुनिया जहां की हम लोगों ने किताबें पढ़ी होती हैं, शायद बहुत ज्यादा ही पढ़ा होता है। तो मेडिकली आपको सब चीजें आती हैं, आप उसको एग्जीक्यूट कितना अच्छा करते हैं वो मैटर करता है। ठीक है, आप एक्टिंग कितनी अच्छी करते हैं, आप कितने आराम से बच्चे से बात करते हैं, आप किस तरह से पेशेंट को हाथ लगाते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ज्यादातर बच्चे लॉन्ग शॉर्ट केसेस में बच्चे को हाथ लगाने पर ही फेल हो जाते हैं। ठीक है, ये लॉन्ग केसेस में जो बड़े मुश्किल मुश्किल क्वेश्चंस आपको बाहर सुनने मुझे भी आते थे जब हम तैयारी करते थे, और आज भी कभी एक बार देखो बहुत मुश्किल क्वेश्चंस पूछे होते हैं, वो जो मुश्किल क्वेश्चंस होते हैं वो 90% पहले ही फेल हो चुके होते हैं। एग्जामिनर आपको आपकी हिस्ट्री के बेसिस के ऊपर
90% पास में फेल कर चुका होता है कि इसे बच्चे से कैसे बात की, ये पेशेंट से कैसे बात कर रहा था, हाँ जी बीबी ये बताए। कुछ लोग जाके ऐसे भी बात करते हैं, हाँ तो फिर ठीक है ठीक है ठीक है आप सही कह रही हैं। वो कुछ बता रही होती है, हाँ हाँ ठीक है आप ठीक कह रही हैं, लेकिन आप पहले मुझे ये बताएं। ठीक है, इस तरह हम करते हैं ना, ऐसे अवार्ड्स में करते हैं, और हम ऐसे आके एग्जाम में भी कर देते हैं। ठीक है, हाँ ठीक है आप सही कह रही होंगे, लेकिन पहले मुझे ये बताएं। हम पेशेंट की बात को बीच में काट देते हैं, हम उसकी बात को गौर से नहीं सुनते, वो कैसे बात कर रही है हम वो नहीं सुनते। हमें अपनी होती है कि हमने अपनी लिस्ट कंप्लीट करनी है, उस चक्कर में हम ये गलतियां करते हैं कि हम इस पेशेंट से पहले बात नहीं करते। जब हम एग्जामिनेशन में आते हैं, सबसे बड़ी गलती, इन्फेंट आपके पास आता है, बच्चा माँ की गोद में चुपचाप बैठा होता है, हम क्या करते हैं, बच्चा उठा के कहाँ कर देते हैं, काउच पे। ये करते हैं नहीं करते? या आप लोग मुझे बताएंगे, हम लोग ये काम करते नहीं करते? वार्ड से बेन ये काम होता ही नहीं होता? हो रहा होता है ना, कि बच्चा चुपचाप बैठा होता है और हम उठा के उसे कहते हैं कि आप इसे क्या करें। जाता है। क्या कह रही है नादिया? आवाज सही नहीं आ रही। मैं हम कहा जी उसकी मैम अक्सर पोजीशनिंग हो बनाने के जाता है चक्करों ऐसे। में बच्चे को रुला देते हैं। ऐसे ही अक्सर होते हैं ना। ये चीज तो आप समझे, आपने एग्जाम में कर दी नहीं, कि अगर आपने ये कर दिया तो आप तो गए काम से। ठीक है, अगर बच्चा चुप है, इन्फेंट आपने देख लिया आपके पास आया, और बच्चे को वैसे स्ट्रेंजर, हम सबको पता है, हम पीड्स के बच्चे हैं, हमें पता है कि बच्चे को स्ट्रेंजर एंजाइटी इतनी है, बस 4 साल हमने ये चीज भुगती है कि बच्चे को हाथ लगाया बच्चा रोना शुरू हो गया। तो एग्जाम में हमें ये पंगा क्यों लेना है? एग्जामिनर को ही पता है कि यहाँ पे पीड्स का एग्जाम हो रहा है, हमको यहाँ पे एडल्ट मेडिसिन का नहीं एग्जाम दे रहे कि सांस अंदर करे, मैं पेट अंदर हाथ पर डालूंगा सांस बाहर निकाले। जैसे हम अक्सर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करते हैं, कुछ बच्चे मुझसे क्वेश्चन करते हैं, मैडम वो रिस्पायरेशन के साथ हाथ अंदर बाहर। मैं कहती हूँ पीट्स का एग्जाम ले रहे हैं हम पीठ से बच्चों को बता सकते हैं बेटा सांस अंदर खींचो, मैंने हाथ अंदर डालना है, सांस बाहर निकालो, आप वो सांस ले रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो आप उसको उस चक्रों में डाल के उसके मैनोवर्स ठीक करने में, उसकी पोजीशन ठीक करने में बच्चा रुला देते हैं। आप बच्चे की एज देखें, 7-8 साल का, 10 साल 12 साल का बच्चा है, आप उसको कमांड दें, वो आपकी फॉलो कर रहा है, आप सब कुछ कराएं। लेकिन एक 1 2 3 साल का बच्चा है, उसे तो आप कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते, तो उसको क्यों रुलाना है? अगर वो माँ की गोद में कंफर्टेबल है तो उसको लेट हर या हिम बी। उसको आप जैसे एग्जाम हम अपने पास वार्ड में एटम एग्जामिन करते हैं, बच्चों को माँ की गोद में ही एग्जामिन कर रहे थे, क्या माँ की गोद में एग्जामिनेशन नहीं हो सकती? आप बताएं, क्या एग्जामिनेशन हो सकती है माँ की गोद में? हो सकती है ना? तो आपने माँ की गोद में ही जितना कर सकते हैं उतना करें। ठीक है, माँ की गोद में, बाप की गोद में, अगर बच्चा इरिटेबल है, अगर वो ठीक है तो आप उसे चलाएं फिराएं, जो आपने करने हैं आप करें। ठीक है, सेकेंडली, पेरेंट के सेंटीमेंट्स का आपने बहुत ख्याल रखना है। आपने जहां लगता है कि वो कॉन्फिडेंट नहीं है या वो नहीं कुछ जवाब दे रही है, आपने उसके साथ, मदर के साथ भी ऐसे हो जाना है जैसे कि आप उसे बचपन से जानते हैं। बहुत मैटर करता है आपको कॉन्फिडेंस। ठीक है, अच्छा एक और चीज रहेगी, लॉन्ग डिस्टेंस में अक्सर ऐसा होता है, जब आप पीसी पूछ रहे होते हैं ना, प्रेजेंटिव कंप्लेन बता रहे होते हैं कि अच्छा अभी क्यों आई, अभी ये हुआ अभी वो हुआ, तो मदर एट टाइम पीछे चली जाती है कि हाँ जब पहले हुआ था ना, पहले इसको ऐसा हुआ था। ये हम में से कितनों के साथ हुआ है, जब हम हिस्ट्री ले रहे होते हैं तो मदर पीछे पीछे बार बार जा रही होती है। ये हम में से कितनों के साथ हुआ है कि मदर पीछे पीछे जा रही होती है, और फिर हम लोगों को होता है कि ये हमें अभी का बताए। ये होता है या नहीं होता? यस होता। होता है ना? तो फिर आप लोग क्या करते हो इसमें? इसमें क्या करना चाहिए? आइडिया, आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए जनरली? उसको कहेंगे अभी क्यों आई हैं आप, अभी अभी वाले बताएं। अगर वो पिछला बता रही है, बार बार बताई जा रही है, तो आप लोग क्या करेंगे उसको? अच्छा ठीक है वो रहने दें, आप मुझे अभी का बताएं, ये कहेंगे या उसकी बात सुन लेंगे आप पहले? सुन उसकी बात लेंगे। सुन लेंगे, वो साइड पे लिख हम लेंगे वो पास्ट चीजें में रिकॉर्ड जो कर बता रही लेंगे। यस है। वेरी गुड, जो बता रही है डॉक्टर, उन्होंने बिल्कुल सही बताया कि जो वो बात बता रही है ना, आपने उसको इग्नोर नहीं करना, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जाहिर बात है जो वो बात बता रही है इट्स पार्ट ऑफ योर हिस्ट्री, या तो वो पास्ट हिस्ट्री में कहीं फिट करेगी, या वो पास्ट की आपके कहीं ना कहीं तो फिट करती है ना, जो वो बात बता रही है ऑब्वियसली हिस्ट्री का पार्ट है। आपने उसकी पूरी बात सुन ली, अगर वो बता रही है हाँ सर अभी नहीं हुआ, पहले जब इसका दाखिल हुआ था ना तब इसको ऐसा हुआ था कि इसे पेशाब में खून आना शुरू हो गया था, तो फिर डॉक्टर ने ये दवाई लिख दी थी। आपको माइंड में आ जाएगा अच्छा इसको पहले ये कॉम्प्लिकेशन हुई थी, अपने साइड पे लिख लें। अच्छा ठीक है, आप एक पूछा चाहिए कब की बात है, वो जैसे दिसंबर 2019 की बात है, या वो भी 2 साल पहले की बात है, आप साइड पे थोड़ा सा लिख लें, अच्छा ये कॉम्प्लिकेशन डिवाइड मतलब स्टैब्लिश की थी। उसके बाद आप फॉरन गए, अच्छा ठीक है अभी बता दें अभी का क्या हुआ था, अभी ये हुआ था। जब आप फिर नेक्स्ट जाएंगे कॉम्प्लिकेशंस पे जाएंगे, तो आपके पास एक कॉम्प्लिकेशन ऑलरेडी होगी, फिर आप दोबारा ये क्वेश्चन करेंगे उससे, दोबारा पूछेंगे नहीं, उससे आप रिपीट ये? रिपीट नहीं करना। रिपीट नहीं करेंगे, आपका बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा कि आपके पास एक चीज ऑलरेडी मौजूद है, आप ब्रीफली से उससे पूछ लेंगे। अच्छा आपने मुझे बताया था कि ऐसा एक दफा तो इसे ये पेशाब में खून आया था, उसके अलावा दोबारा कभी आया था?
अच्छा नहीं आया तो उसके अलावा फिर जो कॉम्प्लिकेशंस होंगी वो आप एनलिस्ट करना शुरू कर देंगे, ठीक है। इसका मतलब ये मैंने जो कहने का मकसद है वो ये है कि अगर मदर आपको आगे पीछे की बातें बता रही है तो आपका टाइम वेस्ट नहीं हो रहा। उस टाइम पे हमें ये हो रहा होता है कि हमारे पास 15 मिनट हमने हिस्ट्री कंप्लीट करनी है, तो हम पेशेंट को कहते हैं कि जल्दी जल्दी बताएं ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। तो कहने का मकसद है कि आपका टाइम वेस्ट हरगिज नहीं हो रहा, जो वो बात बता रही है उसको सुन लें, उसको लिख लें, उसको जहन नशी कर लें। एंड व्हेन द टाइम कम, सपोज वो कोई ड्रग बता रही है, कोई ड्रग का साइड, सपोज वो कहती है कि हाँ हाँ वो दवाई शुरू की थी पिछली दफा, तो उस दवाई से इसको ये साइड इफेक्ट शुरू हो गया था, ये मसला होता है, फिर डॉक्टर साहब ने बंद कराई थी, आपके माइंड में फौरन से आ गया कि हाँ इस ड्रग का साइड इफेक्ट इसने स्टैब्लिश किया है, तो आप साइड पे लिख लें। जब आप ट्रीटमेंट कॉम्प्लिकेशन पे जाएंगे तो आप उसको हल्का सा पूछना है, अच्छा हाँ ये तो आपने मुझे बता दिया था कि इस ड्रग से हुआ था, अच्छा जो दूसरी ड्रग शुरू हुई थी उसके साइड इफेक्ट्स मुझे बता दें, या जो उसके साइड इफेक्ट्स रह गए होंगे वो आप पूछ लेंगे। तो आपका जो बात बता रही है आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, ठीक है। तो लेकिन ये है कि आपने मदर को शट अप कॉल नहीं देनी, मदर को आपने ये नहीं कहना कि अच्छा हाँ ठीक है वो छोड़े सब कुछ, हाँ मुझे अभी का बताएं, आप ये बताएं, आप जो आप हमें होता है वो ये होता है, एग्जाम के स्ट्रेस में ये हमसे हो जाता है कि हम लोग मदर को जो वो आगे पीछे भटक रही होती है तो हमारा दिल करता है कि ये हमें स्ट्रेट हिस्ट्री दे, लेकिन मदर कभी स्ट्रेट हिस्ट्री नहीं देगी। आपका काम है कि आपने उस टेढ़ी मेढ़ी हिस्ट्री को जब प्रेजेंट करना है तो आपने उसे स्ट्रेट करके प्रेजेंट करना है, ठीक है। मदर हमेशा क्या पता वो पहले सर्जरी मेंशन कर दे, फिर वो मेंशन कर दे, फिर कोई चीज मेंशन कर दे, आप उन पॉइंट्स को लिखते रहे। आपने अपनी हिस्ट्री 15 मिनट्स में खत्म करनी है, 15 मिनट में एग्जामिनेशन, जो चीज रह जाएगी वो आप एग्जामिनेशन के साथ साथ पूछनी है। और आखिरी जो 5-10 मिनट होते हैं उसमें करना ही आपने ये है कि बैठ के अपनी हिस्ट्री को सीधा करना है। यू गेट माई पॉइंट, ठीक है। और आपने मदर से फ्रेंडली होकर बात करनी है, कोई तल्ख अल्फाज, कोई हार्श टोन, कोई अच्छा ठीक है आप ये रहने दें, ये सब चीजें एग्जाम में अगर आपने कर ली या आपसे बेख्तियार निकल गई तो आप समझे कि आपसे बहुत बड़ी गलती हुई है। यहीं पे वो आपके असेसमेंट बना लेते हैं कि कितने अच्छे से हिस्ट्री ली, कितने सुकून से बैठ के ली, कितने कॉन्फिडेंटली एज ए डॉक्टर इसे पूरे केस को इन्वेस्टिगेट किया, पूरा केस निकाला वहीं पे, और कैसे बच्चे को एग्जामिन किया, कैसे बच्चे से ड्रैग किया, आओ बेटा आओ हम खड़े होते हैं, आओ हम हाइट लेते हैं, बच्चे से आप प्लेफुल रहे, प्लेफुल कॉन्फिडेंटली, आप समझे कोई दूसरा बंदा है ही नहीं इस दुनिया में, सिर्फ मैं हूँ, ये पेशेंट है और ये बच्चा है, हमने ये केस कंप्लीट करना है, मैंने ये अपना टास्क कंप्लीट करना है, ठीक है। आप कितने प्लेफुली बच्चे से इंटरेक्ट किया, कितने आप कॉन्फिडेंट थे एज ए कंसल्टेंट, आप एज ए पीडियाट्रिशियन कितने कॉन्फिडेंट थे, ठीक है। उसके बाद आखिर में 10 मिनट बैठ के जो उन्होंने आगे बातें बताई हुई है मदर ने वो आप बैठ के स्ट्रीमलाइन कर लें, और वो हो जाता है, ठीक है। यू गेट माई पॉइंट। तो ये उसके बाद Yes. एक बात है कि एडमिट पोलाइटली इफ यू आर रॉन्ग, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपने वहां पे खड़े नहीं हो जाना, ये गलतियां होती हैं। कल मैम सभा ने भी आपको एक बात बताई थी कि अगर आपसे कोई चीज आगे पीछे हो रही है तो यू हैव टू एडमिट, अगर कोई क्वेश्चन मैं सपोज मैं आपसे करती हूँ या एग्जामिनर आपसे कोई क्वेश्चन करता है जो आपको नहीं आता, आप क्या जवाब देंगे। सपोज वो आपसे कोई सिंड्रोम पूछ रहा है जिस सिंड्रोम का आपको सर पैर भी नहीं पता, तो आप क्या जवाब देंगे, व्हाट विल यू डू देन। ये आपको कोई सॉरी टर्म कर उस वक्त, हाँ सॉरी कर लेंगे, ठीक है। आपको कोई टर्म है, बहुत सिंपल सी टर्म है और याद नहीं आ रही उस वक्त, एट टाइम एग्जाम स्ट्रेस में आप भूल जाते हो बहुत सिंपल सी चीज, तो आप क्या करेंगे, गलत जवाब देंगे या आप अपोलोजाइज कर लेंगे। दो ऑप्शन है ना आपके पास, या तो आप आए माए शाएं करें, सपोज आपको एंटारिक की डेफिनेशन उस टाइम पे याद भूल जाए तो आप क्या करेंगे, इस वक्त याद नहीं आ रही एग्जाम में तो आप क्या करेंगे, डाउन के फीचर्स याद नहीं आ रहे डाउन सिंड्रोम के, तो आप क्या करेंगे। अगर आपको उस टाइम पे डाउन की सपोज कुछ भी भूल गया तो आप क्या करेंगे, व्हाट विल बी योर अप्रोच, व्हाट विल बी योर आंसर टू द एग्जामिनर, कि हम क्या करें, अस्पा बता रही हैं ठीक है। तो आपने सिंपली कह देना है कि सॉरी सर, आई डोंट नो दिस बट आई विल लाइक टू रीड अबाउट इट, ठीक है, इट्स इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, आई विल लाइक टू रीड अबाउट इट। अगर कोई मुश्किल क्वेश्चन करते हैं आप बोलें आई विल लाइक टू रीड अबाउट इट सर बट आई डोंट नो द आंसर राइट नाउ, या सॉरी सर आई एम हैविंग सम स्लिप ऑफ टंग, या मैं भूल गया हूँ इस वक्त तो मैं इसको दोबारा पढ़ लूंगा। सिंपल, बहुत कॉन्फिडेंटली, घबरा के नहीं बोला हाँ सर पता नहीं, अच्छा सिंपली कॉन्फिडेंटली सर सॉरी इस टाइम मुझे याद हो रहा बट आई विल लाइक टू रीड अबाउट इट, जिस तरह मैंने आपको जिस टोन ने बताया आपने इसी टोन में कॉन्फिडेंटली एग्जामिनर को बता देना है, और कोई कुछ नहीं हो जाता। आई थिंक मेरे लॉन्ग केस में मैंने 7-8 चीज़ों में बोला था सॉरी सर आई विल लाइक टू रीड अबाउट इट, और मैंने हंस के बोला था अच्छा बेटा रीड कर लेना, एंड आई क्लियर्ड इट। और बहुत सारे बच्चों ने भी ये किया हुआ है कि उनको 100%, कोई 100% क्वेश्चंस के आंसर देकर नहीं निकलता, कोई भी आज तक नहीं निकला, ठीक है। तो आपने सिंपली कॉन्फिडेंटली बताया ना आई विल लाइक टू रीड अबाउट इट लेटर।
कोई गलती हो जाती है, सपोज एग्जाम में आपने कोई फाइंडिंग की, आपने बोला कि ये इतने सेंटीमीटर स्क्रीन थी या इस रिफ्लेक्सिस हाइपर रिफ्लेक्सिया था, तो एग्जाम में बोला अच्छा हाइपर रिफ्लेक्सिया था, तो आप क्या करेंगे? आपने कोई फाइंडिंग बताई, 3 से 5 सेंटीमीटर है, सब अच्छा 5 सेंटीमीटर है करके उसे आगे से बोल देगा, तो आप क्या करेंगे? व्हाट शुड यू डू? क्या अप्रोच होनी चाहिए अपनी आपकी? फाइंडिंग्स पे confident रहना। अपने फाइंडिंग में कॉन्फिडेंट रहना है। बोले अच्छा, तो क्या कॉन्फिडेंट रखेगा? आप बोलो यस सर 5 सेंटीमीटर ही है, या क्या कहेंगे आप? मुझे 5 लगा। ठीक है, मुझे 5 लगा, और एनीथिंग एल्स समथिंग बेटर देन दैट? आपने बता देना सर अकॉर्डिंग टू मी इट्स 5 सेंटीमीटर, आई माइट बी रॉन्ग बट आई थिंक इट्स 5 सेंटीमीटर। आपको जो आपकी फाइंडिंग है आपने उसको बता देना है, लेकिन अगर एग्जामिनर कहता है कि आप नहीं बेटा 5 सेंटीमीटर नहीं है, बोलना यस आई माइट बी रॉन्ग, ठीक है बट राइट नाउ मेरी फाइंडिंग्स है बट आई माइट बी रॉन्ग। अगर वो कहते हैं बेटा आप गलत हो, तो आपने बोला ओके सर ठीक है आई एम रॉन्ग। ठीक है, एक आधी दफा आपने एग्जामिनर की टोन देख लेनी है उस टाइम पे, एट टाइम वाकई एग्जामिनर आपको करेक्ट करना चाह रहा होता है, आपको कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा होता, स्पेशली टॉक्स में। टॉक्स में मोस्ट एग्जामिनर आपको जो है ना करेक्ट करना चाह रहे होते हैं, लेकिन हम परसिस्टेंट होते हैं कि ये हमें कंफ्यूज कर रहा है। ठीक है, तो हर एग्जामिनर आपको कंफ्यूज ही कर रहा होता है, कुछ आप करेक्ट भी कर रहे होते हैं, तो हम उसको कहते रहते हैं, नहीं 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 मैं ठीक बता रहा हूँ आप गलत ही बता रहे हो। तो आपने ऐसे बिल्कुल नहीं करना। एग्जामिनर अगर आपको कहते हैं दिस इज रॉन्ग, तो आपने कह देना ठीक है सर दिस इज माय फाइंडिंग, आई थिंक दिस वाज द राइट, दिस वाज हाइपररिफ्लेक्सिया, बट यू माइट बी राइट, मेरी ये फाइंडिंग्स थी। ठीक है, आपने अपनी फाइंडिंग्स को डिफेंड भी कर लेना, और अगर आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट है कि हाँ मेरी फाइंडिंग्स ठीक ही थी, तो भी आपने बहुत रिस्पेक्टफुली अपनी फाइंडिंग डिफेंड करनी है। सर आई थिंक दीज वर माय फाइंडिंग्स अकॉर्डिंग टू माय एग्जामिनेशन, बट आई माइट बी रॉन्ग। ठीक है, लेकिन आपने एग्जामिनर को गलत नहीं कहना अगर वो आपके साथ हो जाता है कि ये आपने गलत बताया या ये चीज़ आपने ठीक नहीं बताई, या वाइवा के दौरान कोई चीज़ आप बताते हैं, कोई वैल्यू बताते हैं, एट टाइम्स वहाँ पे हीट ऑफ द मोमेंट में आप गलत चीज़ें बता देते हैं, तो अगर एग्जामिनर कहते हैं बेटा ऐसा तो नहीं होता, मैं अच्छा सर दिस इज व्हाट आई रिकॉल, बट ऑब्वियसली आई विल लाइक टू रीड अबाउट इट फर्दर। ठीक है, आई विल डेफिनेटली गोइंग टू रीड अबाउट दिस आफ्टर माई एग्जाम कि भाई ये क्या चीज़ है। ठीक है, तो अगर नहीं आता आपने सिंपली बता देना भाई मुझे नहीं आता। अगर आपको गलत चीज़ बताया तो एग्जामिनर वो करेक्ट करता है, तो हमने वहां अड़ नहीं जाना, हमने बोला कि फाइन ठीक है सर आई विल रीड अबाउट इट लेटर। तो बहरहाल इन छोटी छोटी चीज़ों पे आप फेल नहीं होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम आप अपनी हमेशा अप्रोच पे, आप कॉन्फिडेंस पे, आपनी इन सब चीज़ों पे फेल और पास होते हैं। आर्ग्यू नहीं करना एग्जामिनर से, बिल्कुल भी नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, गेस वाइल्डली। ठीक है, फैब्रिकेटेड फाइंडिंग्स, आपको एकदम से लग रहा है कि जो है ना ये हो सकता है वो हो सकता है, सर ये भी तो हो सकता है, हम वर्ड्स में जब राउंड कर रहे होते हैं हम कहते हैं सर ये भी तो हो सकता है ना, इसे हम बोलते हैं मलेरिया भी तो हो सकता है ना, लेकिन कोई चीज़ नहीं होती। जैसे आपने एग्जाम में नहीं करना, वाइल्ड गेस नहीं करना, कोई आपके पास फाइंडिंग है तो बोले नहीं है तो आप चुप रहे। फैब्रिकेट कर देते हैं, आपको लग रहा होता है सीपी है तो हाइपर रिफ्लेक्सिया ही होगा। ठीक है, ये करते नहीं करते? ये तो बहुत करते हैं। हम बना लेते हैं सीपी, तो हम कहते हैं हाइपर रिफ्लेक्सिया ही होगा, यार वही होना था तो वही होगा। ठीक है, हमें लग रहा था एडेमा था तो एडेमा ही होगा यार, नेफ्रोटिक ही होगा। तो ये चीजें नहीं करनी, जो चीज नहीं मिलती वो चीज नहीं मिलती। वो जो कल मैम सबा ने बताई, आपने 10 दिन पहले पेशेंट देखा होता है और हमें चीजें पता होती हैं, और हम उन चीजों को जो है ना चाह रहे होते हैं कि वो किस तरह मरीज में आ जाए, लेकिन वो चीज नहीं मिलती, फिर भी हम उस चीज को डालने की कोशिश करते हैं। ये बहुत खतरनाक चीज होती है, इससे आपने प्लीज बी वेरी अवेयर अबाउट इट। ठीक है, फिर वही बात है पेशेंट के कंफर्ट और कंसेंट को इग्नोर कर देना, वेरी रेड फ्लैग। ठीक, कॉमन मिस्टेक्स आपने फॉरन, हाँ एक और कॉमन मिस्टेक जो करते हैं, फॉरन जंपिंग टू डायग्नोसिस बिफोर कंप्लीटिंग एग्जामिनेशन। एट टाइम ऐसा होता है कि हम बच्चा देखते हैं, हमारे माइंड में आ जाता है ये एवीएच का बच्चा है, या ये जो बच्चा है ना ये तो है ही इस चीज़ का बच्चा, या ये जो बच्चा है नमूनिया का बच्चा है, हम उसको फौरन से डायग्नोसिस बना लेते हैं। हम अपनी एग्जामिनेशन कंप्लीट करने से पहले ही, हिस्ट्री कंप्लीट करने से पहले ही हम अपने माइंड में एक डायग्नोसिस बना लेते हैं। ये सबसे ज्यादा उन केसेस के साथ होते हैं जो केसेस आपने ऑलरेडी देखे होते हैं, एम आई राइट? जो आपने ऑलरेडी केस देखा होता है, वो हिस्ट्री कंप्लीट होने से पहले ही आपने अपने दिमाग में बना लिया होता है कि ये बच्चा जो है ये एक्स वाई जी, ये आईटीपी का केस है और ये आईटीपी ही है और मैंने इसको आईटीपी बना के छोड़ना है। ऐसा होता है हमारे साथ या नहीं होता है? बिकॉज हमें केस पता होता है कि ये तो फलाने वाले वार्ड में एडमिट था, आईटीपी का बच्चा था, मैंने उसको आईटीपी बना के छोड़ना है, और हम पीछे पड़ जाते हैं उसको आईटीपी बनाने के। अब उसका क्या नुकसान होता है? सबसे बड़ा नुकसान उसका ये होता है कि बच्चा, पेरेंट होती है हिस्ट्री अपनी कुछ और दे रही होती है, आप क्योंकि पता होता है आपको ये आईटीपी है, आप पीछे पड़े होते हो उसको आईटीपी बनाने के, हिस्ट्री आपकी कहीं और जा रही होती है, डायग्नोसिस आपकी कहीं और जा रही होती है, एग्जामिनेशन आपकी कहीं और जा रही होती है, सब चीज़ें डिफरेंट जा रही होती हैं, और आखिर में जब आप उसको जाके डायग्नोसिस बताते हो,
एग्जामिनर आपकी शक्ल देख रहा होता है कि ये मुझे क्या बता रहा है और ये मुझे क्या कर रहा है, साफ पता चल रहा होता है बच्चा आपने पहले देखा हुआ है, और आपके माइंड में सबसे बड़ी बात है डिफरेंशियल्स ही नहीं बनते। जब डायग्नोसिस आपको पता होती है, आप डिफरेंशियल्स बनाना कितना मुश्किल हो जाता है। एम आई राइट? आप लोग माइक ऑफ कर सकते हैं, आप इंटरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जब आपको डिफरेंशियल पहले से पता हो तो कितना मुश्किल होता है, डायग्नोसिस पहले से पता हो तो डिफरेंशियल बनाना आसान होता है मुश्किल होता है? मुश्किल। मुश्किल होती वाई? है। मुश्किल होती है ना आपको, क्योंकि आपको पहले से पता होता है कि भाई ये चीज तो ये है, तो मैंने इसको यही बनाना है, तो कितना मुश्किल हमें हो जाता है, डिफरेंशियल्स ही माइंड में नहीं आ रहे होते कि भाई ये क्या है। लेकिन अगर यही आपके पास कोई बच्चा, मैं बता दूं टी की ब्रोथ इसका, तो आप मुझे 50 डिफरेंशियल्स बता दें, तो हमेशा अगर आपके पास नोन केस भी आ रहा है, आपने उसको जीरो से लेकर चलना है, जो उस वक्त पेशेंट हिस्ट्री दे उसी को लेकर चलना है। ये गलती मैंने एक दफा की थी। हमारा वॉट का क्लास था, लॉन्ग केस क्लास थी हमारी, एग्जाम की बात है लेकिन क्लास थी, उसमें पेशेंट थी थैलेसीमिया की, शी वाज हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव, और वो मुझे पता था पीसी पॉजिटिव है, लेकिन जब मैंने उसे हिस्ट्री ली, उससे मुझे बताया ही नहीं। मैंने से कहा कोई काला यरकान पीला यरकान, तो उसने कहा नहीं। मैंने दोबारा पूछा, उसने कहा नहीं। सिंस मुझे पता था कि उसको हेपेटाइटिस सी है, तो मैंने ये क्वेश्चन 4-5 दफा उसे डिफरेंट तरीके से करने की कोशिश की कि शायद बोल दे उसको हेपेटाइटिस सी है, ये क्यों नहीं बोल रही। जब मेरा केस खत्म हुआ, मैंने प्रेजेंट किया, तो मेरे एग्जामिनर ने मुझे ये बोला कि आपने 5 दफा इससे पूछा कि आपको हेपेटाइटिस पीलिया है या नहीं, क्यों? मैंने कहा, अब उस वक्त मेरे पास कोई जवाब नहीं था, मैंने कहा सर बिकॉज आई वांटेड टू मेक श्योर। क्या मेक श्योर करना चाह रही थी आप? तो मैंने बोल दिया, मैंने कहा सर आई नो दैट शी इज हेप सी पॉजिटिव, ये बता नहीं रही। तो उसने कहा वो नहीं बता रही तो नहीं बता रही, आपने 5 दफा क्यों पूछा? आई वाज लाइक ठीक है, अब सिंस मुझे मुझे पता था, इसलिए मैंने बार बार पूछा। अगर मुझे ना पता होता तो मैं कभी भी दोबारा ना पूछती। ठीक है, तो इसलिए इस चीज से आपने, अगर आपका पेशेंट, आपके बेड का पेशेंट आपके पास आ जाता है, तो हम अक्सर क्या करते हैं, हमें पता होती है चीजें, हम बार बार पूछ रहे होते हैं कि ये चीज गलत बता रही है, हमें पता होता है, और हम एट टाइम उसको लीड भी कर लेते हैं कि हमें पता होता है ये गलत बता रही है, इसको हम थोड़ा सा अपने अल्फाजों में घुमा के सीधा करें। ये नहीं करना, जो वो उस वक्त बता रही है उस प्रेजेंट हिस्ट्री के ऊपर डिफरेंशियल, उस प्रेजेंट हिस्ट्री के ऊपर ही आपने अपनी क्या बनानी है, अप्रोच बनानी है। एम आई क्लियर जो मैं बात करना चाह रही हूँ? सबको समझ आ रही? जी मैम। हाँ, ठीक है। और बाकी सब सो तो नहीं रहे? अनवर, एस्मा, विनेश कुमार जाग रहे हैं, नासिर है, श्रद्धा जिसवानी हमारे साथ हैं, तैयबा है, शैलन जी, सो तो नहीं रहे सारे? नो ठीक मैम। है, ठीक है। तो बेसिक बेसिक सी बातें हैं, लेकिन इनका ख्याल रखना होता है, बिकॉज ये हम हर हर क्लास में ऑब्वियसली बार बार डिस्कस नहीं करेंगे, हम एक दफा डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद ऑब्वियसली हम केसेस डिस्कस करेंगे। तो कॉमन मिस्टेक मैं चाहती हूँ हम एक दफा एक क्लास में डिस्कस कर लें। फिर बेसिक चीजें आपने हैंड हाइजीन, कंसेंट, पेशेंट, ये आपने बिल्कुल मिस नहीं करनी, इन पे कोई माफी नहीं। आपने कंसेंट के बगैर एग्जामिनेशन की, स्ट्रेट फेल, उसमें तो कोई दूसरी बात ही नहीं है। आपने हाथों को स्टेरिलाइज नहीं किया, ठंडे हाथ बच्चों को लगा दिया, स्ट्रेट ऑनवर्ड फेल। आपने बच्चे को रुला दिया, बच्चे को आपने जो है ना, अच्छा भला सोते बच्चे को आपने रुला दिया, या कोई बच्चे को डिस्कम्फर्ट दे दिया, आप स्ट्रेट ऑनवर्ड फेल। इस पे कोई दूसरी बात ही नहीं है। ठीक है, ये बेसिक मिसिंग स्टेप्स हैं। इसमें आपने हिस्ट्री में इंट्रोडक्शन मिस कर दिया, आपने इनिशियल चीजें नहीं पूछी, आपने आखिरी क्लोजिंग रिमार्क्स नहीं पूछे, आपने करोड़ अच्छी हिस्ट्री लियो, आप स्टेट ऑनर फेल हैं। शॉर्ट केस में आपने बच्चे से जाके रेपो बिल्डिंग नहीं की, पेरेंट्स से कंसेंट नहीं ली, जाके ठाक अपना हाथ बच्चे को लगा दिया, आप स्ट्रेट ऑनवर्ड फेल हैं। इसमें तो आप भूल ही जाए ना कि वो वाला स्टेशन आपका पास होगा। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें कभी मिस नहीं करनी। बीच वाले मैटर में आगे पीछे चीजें होती रहती हैं। ठीक है, बाकी ओवर कॉम्प्लिकेटिंग है, सिंपल केस पहले कल भी डिस्कस बहुत हुआ है, सिंपल चीजें आती हैं। आप लोगों का जनरल पीट्स का एग्जाम है, आपका फेलोशिप एग्जाम नहीं है। कीप इट सिंपल, कीप इट कीप इट कॉमन, जो कॉमन चीजें हैं वो आपने बतानी है। नासिर, हमारे पास, मेरे पास है, मैं आपको रिटर्न लॉन्ग के स्ट्रक्चर भी शेयर कर दूंगी। ठीक है, अब नेक्स्ट आपके पास चीज होती है कि आपने एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, एक दिन पहले जो है ना सारे सीनियर से पूछ रहे होते हैं कि हमें एग्जाम में लेकर क्या क्या चीजें जाननी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, इनको आप लोगों ने एक दफा गौर से सुनना है और इन चीजों को याद रखना टिल द एंड ऑफ द एग्जाम कि आपने एग्जाम डे पे किस तरह से तैयारी करनी है। मेनली आपके एडमिट कार्ड में स्लिप वगैरह तो लेकर जाने हैं। स्टेशनरी में मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ, दो आपके पास पेन होने चाहिए, ब्लू पेन या ब्लैक पेन, जो आपके पास एक पेन हो, और एक कलर्ड पेन। कलर्ड पेन का मतलब ये है, या तो आप रेड पेन ले लें, पर्पल, ब्लू, कोई सा भी डिफरेंट, जो बिल्कुल डिफरेंट कलर हो वो लेकर जाएं। वाई? क्या करना है रेड पेन का आपने? या इम्पोर्टेंट बेबी मार्कर? के चीजें लिए। पढ़नी यस, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आप चाहते हैं कि जितनी लंबी हिस्ट्री, अच्छा वैसे मैं इस चीज के फेवर में नहीं हूँ कि लंबी लंबी हिस्ट्रीज लिखी जाए, ऑलवेज रिकमेंड कि आप
पेशेंट की हिस्ट्री लेकर उसे स्टोरी की तरह सुने और स्टोरी की तरह नरेट करें। एग्जामिनर को बड़ा अच्छा लगता है कि अगर आपने उसको याद किया और उसको आपसे पॉइंट्स के साथ ही बताया, ठीक है, रात दिन की वो जो एक लंबी सी हिस्ट्री लिख लेते हो, फिर लंबी सी हिस्ट्री जो है नाजरा की तरह सुनाना शुरू कर देते हैं। लेकिन स्टिल अगर आपकी ये हैबिट है तो आपने जो भी है एक कलर्ड पेन लाजमी रखने हैं। जब लॉन्ग केस लिखेंगे तो लॉन्ग केस को आपने उसमें से जो इंपॉर्टेंट चीजें होंगी वो मार्क करनी है, बिकॉज वहां पे उस टाइम पे जब आप साथ साथ चीजें लिखी होती हैं, डोजेज भूल जाते हैं, वेट हाइट इस तरह की चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो कल ये लाजमी है, 2 ब्लू पेन होने चाहिए, और वो ब्लू पेन काइंडली एक दिन पहले लेकर चला के देख ले, वो एटम ऊपर कवर लगा होता है वहां पे चल ही नहीं रहा होता, या आपके अंदर उसमें एयर ट्रैप हुई होती है। ये सब चीजें आपने एग्जाम से 2 दिन पहले कर लेनी है, 1-2 दिन पहले, कि अच्छा ये हम चीजें रख लेते हैं एग्जाम के बॉन्डिंग के लिए, ऐसे ही है। जो प्रीवियस है वो इस चीज से एग्री करेंगे, ये जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं हम छोड़ देते हैं कि ये तो हम रात में कर लेंगे ना, ये एक दिन पहले कर लेंगे। बेटा एक दिन पहले या 2 दिन पहले पढ़ाई नहीं करनी होती, यही काम पूरे करने होते हैं। पेन आपका हो, जो पेन आपने चला के देखा हो, वहां जाके बच्चों के पेन ही नहीं चल रहे होते। इमेजिन लॉन्ग केसेस में लोग आगे पीछे से पेन मांग रहे होते हैं। अब आप सोचो उस बच्चे उस कैंडिडेट की क्या इंप्रेशन पड़ेगा जो कैंडिडेट जाके वहां पे पेन मांग रहा हो। एग्जामिनर का फर्स्ट फर्स्ट इंप्रेशन ही क्या उस कैंडिडेट के बारे में पड़ेगा, ठीक है। तो आपने ब्लू पेन 2 अपने पास रखने हैं, जो आपने 1-2 दिन पहले चला के देखे होंगे, वो चल रहे हैं, बिल्कुल न्यू होने चाहिए। फिर साथ में कलर्ड पेन रखेंगे, वो चीज़ आपने मार्क करनी है, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो टूल होने चाहिए, स्टेथोस्कोप, पीडियाट्रिक पॉपुलेशन वाला प्लीज आपके पास होना चाहिए। एडल्ट कोई ना लेकर जाए प्लीज, इन चीज़ों का ख्याल रखा करें, और ये गलतियां होती हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास टॉर्च, कल डॉक्टर सबा ने आप सबको बताया था, टॉर्च आपके पास वो होनी चाहिए जो आपको चलानी आती हो, जिसका आपको पता है टॉर्चेस ही बहुत फैंसी फैंसी आती हैं। टॉर्च आप एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले क्या करते हैं, खासकर ये काम लड़के करते हैं, लड़कियां तो थोड़ा फिर देख लेती हैं, कि बाहर जाने से पहले किसी दोस्त से हाथ से टॉर्च लेकर अंदर चले जाते हैं। ये गलती हमें से कितने लोगों ने की है, ये खासतौर पर लड़के करते हैं कितने लोगों ने गलती की है कि चलते चलते बाहर से किसी से हमने टॉर्च ले लेते हैं। ये गलती होती है नहीं होती है? आपने लोगों को करते हुए देखा है नहीं देखा? देखा है ना, कि चलते चलते किसी से टॉर्च ले ली। ये नहीं करना बेटा, आप में 2 दिन पहले आपकी टॉर्चेस होनी चाहिए, और 2 टॉर्च होनी चाहिए आइडली। एक आपने अपने बैग में रखनी है और एक कहाँ रखनी है, आपने अपने पॉकेट में रखनी है। देखिए देयर आर सर्टेन थिंग जो आपने अपनी पॉकेट में रखनी है, देयर आर सर्टेन थिंग जो आपने अपने बैग में रखनी है। ये बातें सुनने में बड़ी अजीब लगती हैं, लेकिन उस टाइम पे यही इंपॉर्टेंट होती है। शॉर्ट केसेस में बिल्कुल टाइम नहीं होता कि आप ना बक्सा खोलें, उस बक्से में से चीजें निकालें। शॉर्ट केसेस के लिए चीजें आपके पास रेडिली अवेलेबल होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए राइट पॉकेट में मेरे पास टॉर्च है, लेफ्ट पॉकेट में मेरे पास मेजरिंग टेप है, जैसे वो कहें आप शुरू हो जाए, ठीक है। आपको पता होना चाहिए यहाँ मेरा हैमर पड़ा हुआ है। आप सोचे ना, 3 मिनट में आपकी सोच है कि आप कुछ भी नहीं कर सकते अगर आप चीजें ढूंढना शुरू कर दें कि मेरी टॉर्च कहाँ है, मेरी मेजरिंग टेप कहाँ है। तो यू शुड हैव 2 टॉर्च, वन इन योर पॉकेट, वन इन योर बैग, 2 मेजरिंग टेप, वन इन योर पॉकेट एंड वन इन योर बैग। और मेजरिंग टेप को कैसे रखना होता है, एनीबडी? कैसे मेजरिंग टेप आप लोग रखते हैं अपने पास? उसको फोल्ड करते हैं ना, जो शुरू के सेंटीमीटर है वो स्टार्ट में रखने हैं। स्टार्ट में फोल्ड कैसे करने हैं? गोल गोल फोल्ड करने हैं, स्पाइरल, या वैसे फोल्ड करने हैं? मैं तो खुद गोल गोल करती हूँ। गोल गोल करती हूँ। और बाकी सब, अनवारुल हसन, असमा, शिराज, कैसे रखते हैं ना इंच टेप? आप इंच टेप तो पीडियाट्रिशियन की जान होती है, कैसे रखते हैं? कोई और बताएगा? वो इंच टेप हम जनरली कैसे रखते हैं अपने पास? फोल्ड करके। फोल्ड फोल्ड करके, करके ठीक है। रखते हैं। फोल्ड करके आपने फोल्ड। गोल गोल उसकी बना के, जो उसका स्पाइरल बना के, अपने दोनों इंच टेप आपने गोल स्पाइरल बना के, इंचेस उसके सेंटीमीटर बाहर की तरफ हो, और आपने अपने एक हाथ में उसका वो स्पाइरल रखना है, दूसरे हाथ से खोलना है, और साथ साथ ही कोशिश करनी है, जो आप लॉन्ग केस बता रहे, शॉर्ट केस बता रहे हो, उसको रैप अप करके अपनी पॉकेट में वापस रख लेना है। जब मैं केस की प्रिपरेशन करी थी, मुझे किसी ने कहा था कि अपना चीजें फौरन वापस पॉकेट में डालना, बिकॉज आप भूल आते हो। मुझे लगा कि हम कैसे भूल सकते हैं, और बट ये होता है। मैंने खुद अपनी इंच टेप लास्ट स्टेशन पे छोड़ के अगले स्टेशन पे चली गई, बिकॉज इतने ज्यादा हबड़ा दबड़ी शॉर्ट केसेस में होती है कि आपको समझ ही नहीं आता। बस नाइस ऑफ हिम, खाए मेरे पास 2 मेजरिंग टेप्स थी, लेकिन बस नाइस ऑफ हिम को मुझे पीछे देने आ गए। तो मुझे पीछे देने आए थे एग्जामिनर, तो मैं अगले स्टेशन पे अपना नया इंच टेप निकाल के एग्जामिनेशन कर रही थी। ही वॉज काइंड ऑफ द वे कि अगर वो मेरे पास इंच टेप 2 ना होती तो मैं लेट हो जाती, या मैं आगे पीछे मुंह उठा के देख रही, ठीक है, मैं क्या करूँ, ठीक है। तो मेरे पास 2 मेजरिंग टेप्स थी। तो आपने अपने पास 2 टॉर्चेस, 2 मेजरिंग टेप रखनी है, वन इन द पॉकेट और वन इन द बैग। और आपने अपनी पॉकेट्स ऐसे रेडी करनी है कि शॉर्ट केसेस ज्यादा जो आते हैं वो जीपी आते हैं, रिस्पायरेटरी का आता है, एब्डोमेन आता है। एब्डोमेन आता है। डॉक्टर तो हेरा, आपके पास, हाँ हाँ, सॉरी टू इंटरप्ट, हम्म, वो हम वो जो मेजरिंग टेप अंदर चले जाता है वो वाला नहीं यूज कर सकते?
कर सकते हैं, वो जो कर सकते हैं। रोल ओवर हो जाता है वो जी जी, वो जो इजियर मुझे होता है। मेरी हम्म। आवाज एको हो रही है आप लोगों के पास भी? Yes, yes. नहीं। डबल डबल Yes, होके ma'am. आ रही है मेरे इको पास। हो रही है. अच्छा, अभी ठीक है? Yes, अभी सही है. ठीक है, वो बीच में एको हो रही थी मेरे पास भी। ठीक है, आप वो यूज कर सकते थे। जब मुझे भी जब थे तो उस टाइम से अपने कहा था कि वो यूज ना करें, लेकिन मैं एग्जाम में दोनों, एक वो लेकर गई थी और एक ट्रिपल लेकर गई थी। एंड इट्स फाइन। एग्जाम में इतना पैनिक होता है कि कोई इस चीज को बॉदर नहीं करता कि आपके पास कौन सी इंच टेप है। इस बेसिस पे कोई पास फेल नहीं होता। वट एवर यू आर कंफर्टेबल विद, आप वो इंच टेप लेकर जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन होनी आपके पास दो चाहिए, वन इन योर बैग एंड वन इन योर पॉकेट। अच्छा, पॉकेट्स में आपकी हैबिट होनी चाहिए कि कौन से पॉकेट का पास क्या है। ये जब अपनी प्रैक्टिस इंशाल्लाह आप कर रहे होंगे वार्ड्स में, आप अपनी प्रैक्टिस बनानी है कि इस साइड में मेरी मेजरिंग टेप है और इस साइड में मेरी टॉर्च है। हैमर, मैंने तो अपनी जो लैपकोट था, लैपकोट के अंदर जो सुराख होते हैं, उन सुराख के अंदर मैंने अपना हैमर फंसा लिया था कि मुझे हैमर के लिए भी अपना बैग ना खोलना पड़े। ठीक है, बैग खोल के बंद करना इज अ वेरी बिग हैसल। ठीक है, आप जब वहां बैग खोल लेते हो, उससे सामान बाहर निकल आता है, उसको बंद करना, उसे ढूंढना, और 3 मिनट के शॉर्ट केस में कोई इतना आसान काम नहीं है। तो मैं तो कहूंगी जो मेन कॉमन चीजें हैं, टॉर्च हो गया, इंच टेप हो गया, स्टेथोस्कोप हो गया, क्योंकि इससे आपके 90% काम हो जाते हैं। ठीक है, और हैमर हो गया। ये आप अपने बाहर जो है ना, मैंने हैमर अपना जो जहाँ पे आपकी लूप्स होते हैं ना लैब कोट के, पीडियाट्रिक हैमर तो ले कैरी करना होता है, आप वहां पे उसको कैरी कर ले। जो बड़ा एडल्ट हैमर, अगर कोई बहुत बड़ा बच्चा आया था तो उसके लिए आप चाहे बैग में रख लें। पीडियाट्रिक हैमर अपने लैब कोट के साथ कैरी करें, स्टेथोस्कोप नीटली अपने साथ कैरी करें। ठीक है, बिकॉज आपके पास एक और चीज़ है अभी आगे जो हम डिस्कस करेंगे, टॉयज। टॉयज का एक शॉपर अलग आपने साथ कैरी करना होता है, तो बहुत सारा सामान हो जाता है फॉर शॉर्ट केसेस। ठीक है, फिर बीपी अपरेटस है। जब बीपी अपरेटस का एक क्वेश्चन ये होता है कि बीपी अपरेटस कौन सा लेकर जाना है। पीडियाट्रिक कफ भी लेकर जाना है और इन्फेंट का भी लेकर जाना है। आप आईडी एडवाइस किया जाता है। वैसे कुछ लोग कहते हैं कि 2 बीपी अपरेटस लेकर जाए, बट दैट इज टू मच हैसल। आप पीडियाट्रिक कफ कफ जो है वो लगा लें उस टाइम के साथ, और जो इन्फेंट कफ है वो आप बैकअप पे रखें। ठीक है, कि आपके पास होना चाहिए। अगर खुदा ना खासा बहुत इन्फेंट आ गया तो आप फौरन चेंज करें, लेकिन वहाँ चेंज करने का टाइम कोई नहीं होता। डिपेंड करता है, वही बात है कि अक्सर एग्जामिनर कहते हैं कि आप मूव फॉरवर्ड कर ले। शॉर्ट केस में इतना टाइम नहीं होता कि आप वहां पे बैठ के कफ चेंज कर लो। अगर आप दो कर सकते हैं क्या नाम है बीपी अपरेटस कैरी, तो वेल एंड गुड। अगर नहीं कर सकते तो आप एक पीडियाट्रिक कफ वाला करें और इन्फेंट वाला बैकअप पे से कफ रखें। मैंने ये किया था कि मैंने अपने जो पीडियाट्रिक वाला कफ वाला था वो मैंने अपने बैग में रखा था, और मैंने दो किसी और से लेकर 2 बीपी ऐप ही अरेंज कर लिए थे, और इन्फेंट वाला जो था वो मैंने अपने टॉय वाले बैग में रख लिया था कि अगर कोई आ गया इन्फेंट तो मुझे वहां पे कफ चेंज ना करना पड़े। लेकिन एडवाइस सीनियर ने यही किया था, ये मैंने किया था, और मुझे वहां पे बीपी लेने की जरूरत नहीं पड़ी थी एक्सेप्ट इन लॉन्ग केस। वहां मेरा पीडियाट्रिक कफ ही काम आया था। तो इन्फेंट जो मेरा आया था उसको मैंने कहा था आप प्रोसीड करें, उन्होंने बीपी चेक करने से मना कर दिया था। लेकिन आप ये कर सकते हैं कि पीडियाट्रिक कफ लगा के रखें और इन्फेंट कफ अपने बैकअप पे, अपने कहीं भी अपने उसके आगे पीछे बाहर वाली पॉकेट में, किसी ऐसी पॉकेट में रखें जो इजीली एक्सेसिबल हो। ठीक है, फिर बहुत इंपॉर्टेंट, वॉच। वॉच कौन सी पहननी है आपने? वॉच कौन सी पहननी है? सेकंड्स वाली। वेरी इंपॉर्टेंट। बस बहुत सारे बच्चे वहां पे बगैर सेकंड से घड़ी वाली जो है ना वॉच पहन के आए जाते हैं, और ये भी जो है ना हो रहा होता है कि वहां पे पन्ने किस हिसाब से जो है ना रिस्पायरेट रेट चेक हो रहे होते हैं। लेकिन प्लीज मेक श्योर कि आपकी वॉच में सेकंड्स का हैंड हो। और दूसरी बात है स्टॉप वॉच। स्टॉप वॉच आपने कहाँ यूज करनी है? स्टॉप वॉच अपनी खरीद के रख लें अभी से ही। जो लॉन्ग केसेस आपने करने हैं, लॉन्ग केसेस में आपने जाते सार अपनी स्टॉप वॉच ऑन करके सामने रख देनी है। ठीक है, स्टॉप वॉच का पता है ना कैसी होती है? No. स्टॉप वॉच का आइडिया है? Yes, ma'am. ठीक है, जी स्टॉप मैम। वॉच। जी, आपने स्टॉप वॉच अपनी खरीदनी है, अपनी पर्सनल और लॉन्ग के। शॉर्ट केस में तो खैर इतना टाइम ली थी, लेकिन स्टॉप वॉच शॉर्ट केस में इतना टाइम ही नहीं होता कि आप ऑन करें ऑफ करें। आपके पास लॉन्ग केस के लिए अपनी स्टॉप वॉच सामने होनी चाहिए। आइडली आपका, आपको पता है ना लॉन्ग केस 40 मिनट्स का होता है, इसमें आपके पास आइडली 15 मिनट्स की हिस्ट्री, 15 मिनट्स एग्जामिनेशन, और लास्ट 10 मिनट्स के लिए अपने आप को कंपाइल करना है। उसमें ऊंच नीच ऑब्वियसली हो सकती है, लेकिन आपका जो माइंड में जो स्कीम है वो यही होनी चाहिए। तो अपनी स्टॉप वॉच आपने लॉन्ग केस में लाजमी लेकर जानी है और लाजमी ऑन करनी है। फिर कॉटन रख सकते हैं, वूल रख सकते हैं, अगर आपको सेंसरी चेक करने के लिए टाइम आ जाता है। ब्लंट पेन रखनी है, टूथपिक रखनी है, टंग रिप्रेसेस आपने 3-4 जरूर रखने हैं, ट्यूनिंग फॉर्क लाजमी रखना है, परफ्यूम रखना है स्मेल के लिए। वो डिपेंड करते हैं आप कौन सा परफ्यूम रख रहे हैं। कोई छोटा अगर आपके पास टेस्टर है तो आप रख लें, अगर नहीं है तो एटम सोप भी कहा जाता है कि आप रख लें, या कोई भी चीज़ जिसमें स्मेल आती है आप उसको जो असेसमेंट के लिए रख सकते हैं। अगर क्रेन लव्स की आ जाए, बहुत कम क्रेन लव्स आती हैं, या कोई आ जाए तो आपके पास होनी चाहिए। सॉल्ट एंड शुगर की अभी से मैं तो छोटी छोटी, आपके पास रेस्टोरेंट्स में एटम सॉल्ट और शुगर आपको मिल जाता है, जो छोटी थैलियों में मिलता है।
तो आप अभी से कहीं ना कहीं से कलेक्ट कर लें किसी रेस्टोरेंट में, कभी आपको सॉल्ट या शुगर मिल जाए आप उसे अपने पास सेव कर लें, उसे बैग में रख लें। नॉर्मली तो हम यूज़ करते नहीं है, तो ये कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास पड़े हो। फिर सबसे इंपॉर्टेंट चार्ट क्या आते हैं, ग्रोथ चार्ट्स और बीपी सेंटाइल। ग्रोथ चार्ट और बीपी सेंटाइल लेमिनेटेड अभी तक कितने लोगों के पास है? आपने ग्रोथ तैयार चार्ट्स कर तो है लिया? मैम बीपी। ठीक है, और कौन कौन से ग्रोथ चार्ट्स हैं? वो 2 इयर्स वाले भी और 20 इयर्स, गर्ल्स और बॉयज के अलग और अलग। और ब्लड प्रेशर वाले और हाइट वाले। ठीक है, हाइट हाइट वाले तो है, वही उसी में हाइट वेट होती है। और डाउन हम्म सिंड्रोम्स के, डाउन सिंड्रोम्स का आपको पता है ना, अलग से आते हैं हम्म ग्रोथ चार्ट, क्योंकि डाउन सिंड्रोम का ना शॉर्ट केस आता है। ठीक है, डाउन सिंड्रोम का आइटम शॉर्ट केस भी आते हैं, लॉन्ग केस भी आ जाते हैं। बाकी टर्नर्स वगैरह के जो ना भी हो उसके भी अलग आते हैं, लेकिन डाउन सिंड्रोम का भी आइडियली आपके पास ग्रोथ चार्ट्स होने चाहिए, और वो आपके फिंगर टिप्स पे ऐसे होने चाहिए कि उस टाइम पे आपको पता हो कि जो लेमिनेटेड पता है ना, वो आपने लेमिनेशन वाले कराने होते हैं, उनको लेमिनेटेड करा के आपने की चेन में डाल के अपने पास वो रेडी रखने होते हैं। और साथ में बीपी सेंटाइल भी, ये दो चीज़ आपके पास लाजमी होनी चाहिए, लेमिनेटेड ब्लू और पिंक कलर की, कलर कोडेड। वहां आपको पढ़ना ना पड़े कि मैं कौन सा ब्लू कहाँ, बॉयज कहाँ से आ रहे, गर्ल्स कौन सा आ रहे। शॉर्ट केस में नो आइडिया कितना छोटा है, इवन लॉन्ग केस में इतना टाइम नहीं होता कि आप चीजें ढूंढते फिरे। आपके फिंगर टिप पे चीज होनी चाहिए, वहां पे आपको सोचने का टाइम लगेगा। आपने सोचने बैठ गए कि मैंने क्या करना है, अब मैं क्या करूं, अब मैं कौन सी चीज कहाँ से निकालूं, ये सोचने वोचने का वहां टाइम नहीं होता। और एग्जाम में देख रहा होता है, ऑब्जर्व कर रहा होता है आपको, आप सोचने में कितना टाइम लगा रहे हैं। ठीक है, और इसी तरह जब आप प्रेजेंट करते हैं ना, तो आप ऐसा अच्छा सर और मेरी डिफरेंशियल होगी, अच्छा। आप फिर समझे कि फिर आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी अपने वाइवा पे आगे जाके टू क्लियर दैट एग्जाम। ठीक है, तो अपना ये आम ये सब चीज़ें बहुत नेगेटिव इंप्रेशन देती हैं। आपका बोलने का अंदाज बहुत अच्छा होना चाहिए फॉर योर लॉन्ग एंड शॉर्ट केसेस। ठीक है, बीपिन सैनिटाइजर और ग्रोथ चार्ट मैंने आपको बता दिया। देन ऑब्वियसली पर्सनली आपके पास हैंड सैनिटाइजर छोटा सा होना चाहिए, जो कि आप साथ में कहीं भी हैंग कर लें, ताकि आप फटाफट उसे हैंड सैनिटाइज करें। कहीं अंदर नहीं रखना बेटा, बाहर ही रखना है। ठीक है, किसी चीज़ के साथ हैंग कर लें, वो हैंगर है जो हैंगिंग वाला आता है, या पॉकेट में रखें, या किसी ऐसी जगह पर रखें जहाँ बाहर हैंग हो रहा हो। साथ साथ जब आपको एग्जामिनर कमांड दे रहा होता है ना, आप जब शॉर्ट केसेस में जाते हो, आप अंदर जाते हो, सलाम करते हो एग्जामिनर को, सारे सर, तो साथ ही आपके हाथ में ऐसा सैनिटाइजर की आपने पोजीशन रखनी है कि आपने साथ ही हाथ सैनिटाइजर डालना है, क्योंकि कमांड तो एग्जामिनेशन की उसने देनी है, आपने करना तो है ही। तो साथ साथ आपने सैनिटाइजर डाल के आप कमांड भी सुन रहे हो, साथ साथ आपके हाथ भी चल रहे हो कि आपने हाथ सैनिटाइज कर लिए, गर्म कर लिए, जैसे वो कमांड है। थैंक यू सर, आप जाएं, कंसेंट ले, अस्सलामुअलैकुम बहन, मैं आपके बच्चे का मुआयना करूंगी, ठीक है, या करूंगा। और साथ बच्चे से कह रहा अस्सलामुअलैकुम बेटा, क्या हाल है, कैसे हो, चलो आओ बेटा थोड़ा सा आपका चेकअप कर लेते हैं। और साथ फिर आप शुरू हो जाए, बिकॉज आपका ये जो हैंड सैनिटाइज लेकर आपने लाजमी करने हैं बिफोर एवरी शॉर्ट केस। ग्लव्स ऑप्शन है, आप अपने पास 1 to 1 पेयर ऑफ ग्लव्स रखें कि आपके पास लॉन्ग केस आपको 100 ऑफिस चेक करनी पड़ जाए, कुछ ऐसा करना पड़ जाए, तो आपके पास ग्लव्स होने चाहिए, टिश्यू होना चाहिए, वो आप बाहर वाली पॉकेट में रख लें, अंदर ना रखें ताकि अंदर आपका कचरा ना हो। प्रोफेशनल अपीयरेंस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आई कैन नॉट स्ट्रेस लेस ऑन दिस पॉइंट कि आपकी अपीयरेंस प्रोफेशनल, वाइट कोट, वाइट एप्रन, क्लीन आयरन। आप गर्ल्स प्लीज अपने आप को टोन डाउन करें, और बॉयज अपने आप को टोन अप करें। वेरी इंपॉर्टेंट, मैं जब अपने एग्जाम के लिए गई थी, तो मैंने बहुत सारे लड़कों को खास तौर पे देखा कि वो जब अंदर से आवाज ना आई कि आप XYZ रोल नंबर आए, तो उनके बैग से जो है ना यूं लैब कोट निकले, और उन्होंने वो लैब कोट निकाल के पहन लिए, एंड दे वर सो रिंकल्ड, सो रिंकल्ड। और एंड आई वाज शॉक्ड कि अगर ये कैंडिडेट मेरे पास आए तो मैं कहूँगी नहीं, इसने तो इसे लैब कोट कैसे पहना हुआ, लिटरली बैग से यूं निकल रहे थे रिंकल्ड ना, और वो अंदर जाने से पहले पहने जा रहे थे। तो बेटा 1 दिन पहले 2 दिन पहले ये तैयारियां आपने करनी है। अपना लैब कोट चाहे नया खरीद लें, अपना रैप कोड आपका बिल्कुल अच्छा सा होना चाहिए। लड़कियां हैं, कोशिश करें मोनोक्रोमिक कपड़े पहने, बहुत रंग बिरंगे, बहुत कढ़ाइयों वाले, बहुत ज्यादा रंग बिरंगे कपड़े ना पहने। अगर दुपट्टा ले रही हैं आप, स्कार्फ ले रहे हैं, अपना हिजाब ले रहे हैं, उनको इस तरह से करें कि बहुत ज़्यादा फ्लोई हिजाब, बहुत ज़्यादा फ्लोई दुपट्टे आपके ना हो कि आगे पीछे गिर रहे हैं और समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, बच्चे के ऊपर गिर रहे हैं, कभी कहीं गिर रहे हैं। तो आपने अपने आप को बहुत नीटली, बहुत क्लीनली प्रेजेंट करना है। सेम गोज फॉर बॉयज, आपने भी अपने कपड़ों को, कपड़े बहुत साफ सुथरे होने चाहिए। शलवार कमीज पहने दैट्स फाइन, पैंट शर्ट पहने दैट्स फाइन। साथ शूज आपके साफ सुथरे शूज होने चाहिए, लगना चाहिए कि भाई कंसल्टेंट साहब, फ्यूचर कंसल्टेंट साहब यहाँ से एंटर हो रहे हैं, और ये कोई ऐसा बंदा है जिसको हमने देखना है। आपकी फर्स्ट इंप्रेशन, आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, 5 मिनट में एग्जामिनर आपको क्या ही एक्सेस कर लेगा, यही एक्सेस करेगा ना, बंदा कैसा था, कैसा लड़का था, कैसा आया, कैसा उसे मिले, कैसा सलाम किया, कैसे बोला, कैसे बैठा, मैक्सिमम वो यही देख सकते हो। तो बेटा वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट,
एक्सट्रीमली वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और मैंने ऐसे ऐसे एग्जाम बच्चों को जाते हुए देखा, कैंडिडेट्स को, कि आप हैरान होते हैं। फिर टॉयज आ जाते हैं। टॉयज बेटा लाजमी लेकर जाने हैं फॉर ऑल एज ग्रुप, बॉयज एंड गर्ल्स। कम से कम 10 से 15 टॉयज होने चाहिए। मतलब आपके पास छोटे इन्फेंट्स के लिए भी होने चाहिए, झुंझुने, बड़ी बच्चों के लिए भी होने चाहिए, गर्ल्स के लिए, बॉयज के लिए कलर्स, कार्स, और गर्ल्स के लिए डॉल्स। ये आपने लाजमी एक, दो बैग्स आते हैं, एक आपका एग्जामिनेशन बैग आता है और एक आपका ट्वाइस का। पे ऑप्शनल है फंडोस्कोप, ऑटोस्कोप। वैसे ये बड़ी बहुत ज्यादा बहस चलती है फंडोस्कोप पे, फंडोस्कोपी करनी है नहीं करनी। बेटा करनी आती होती तो करें, नहीं करनी आती, इतनी भरी रोशनी में फंडोस्कोपी हो कैसी रही होती है, तो ये समझ नहीं आता। पूरी इतनी लाइट भरी होती है कमरे में, फंडोस्कोपी कर रहे होते हैं, टेक्निक आती नहीं होती है, अजीब सी टेक्निक से फंडोस्कोपी कर रहे होते हैं, और फिर करनी भी लाजमी है। अगर नहीं आती बेटा तो स्किप करते हैं। और फंडोस्कोपी करके देखना क्या होता है यही समझ नहीं आता। एग्जामिनर आपको यही लेकर चलता रहेगा, बेटा फंडोस्कोपी करके आपने देखा क्या? तो आपके पास कोई जवाब ही नहीं होता कि फंडोस्कोपी की इंडिकेशन क्या थी इस केस में। तो अगर इंडिकेशन है करे, नहीं है तो फंडोस्कोपी ऑटोस्कोपी इज ऑप्शनल, मतलब इस पे कोई फेल नहीं होता। ठीक है? एम आई क्लियर? ये चीजें समझ में आ गई हैं सबको? मैडम जी जो मैम। टॉयज होते हैं, हम्म। क्वेश्चन था आपसे, टॉयज होते हैं हम्म। वो आपने शॉर्ट स्टार्ट होने से पहले दे देना होता है या फिर जब हाँ आप कंप्लीट हाँ। कर चुके? हाँ हाँ, पहले दिन बच्चा मसरूफ हो जाता है, देखना शुरू कर देता है, अच्छा, जाते और सार किसी आपने। कोई ये भी रिकमेंड करता है कि टॉयज जो है उनको पैक करके दें, ये ये वाला ठीक है ऑप्शन? नहीं नहीं, कोई पैक, मैं तो मेरे सामने कुछ ने पैक करके नहीं दिया था। सारे ऐसे ही लेकर आए थे। पैक करके देंगे बच्चा जो है ना वो खुश कैसे होगा? आपका बच्चा है ना, आप तो उसको खुश करना है, कंफर्टेबल करना है अपने साथ में। जाना है सामने को, बेटा ये आपके लिए टॉय है, उसे टॉय दें, वो उस टॉय में मसरूफ हो जाएगा, आप उसे फटाफट एग्जामिनेशन कर लें। ठीक है? ठीक। आपने उसको जाते साल लॉन्ग केस वाले ने तो मुझसे 3 टॉयज लिए थे। उसने चॉइस करवा दी, टाइम इतना था। उसने कहा मैं ये भी दे दो, मुझे ये भी दे दो। मैंने कहा ले लो जो तुम्हारा दिल करता है, आखिरी तुम्हारी चीज है, तुम सब कुछ निकाल लो। 2 3 टॉयज नहीं गए मुझसे, जो उसका दिल किया। इतना रश लगा होता है जब आप देने जाओ ना, तो बच्चों के हेड साइड पे इतने सारे टॉयज पड़े होते हैं। किसी ने एक एक ने मुझे कहा कि मुझे कलर्स है, ये सारे कार्स में सबने कार्ड्स दे दिए, अब मुझे कार्ड्स नहीं चाहिए, आप मुझे तो एग्जाम ने कहा कुछ और दो। मैंने कहा अच्छा, फिर मैंने से कलर्स निकाल के दिए, फिर मैंने उसका लॉन्ग केस शुरू किया, शॉर्ट केस शुरू किया। तो ये तो ऐसा भी होता है। तो आपने, यही मैं आपको कह रही हूँ, आपको हर तरह के लिए प्रिपेयर हो गया। उसने कहा मेरे पास तो साइड कार्ड है, मुझे और कार्ड नहीं चाहिए। मैंने कार्ड निकाली थी, मैं बाहर खड़ी देख रही थी, अंदर वो लड़का है। फिर मैंने फटाफट उसको अंदर डाला, मैं उसको कलर्स निकाल के दी, तो फिर वो खुश हुआ, फिर उसने मुझे अपनी एग्जामिनेशन करने दी। हालांकि बड़ा बच्चा था, 4 5 साल का। तो आपने प्रिपेयर रहना है 3 मिनट के लिए अपने शॉर्ट केस के लिए, और आपने पहले ही दे देना है, ताकि बच्चे खुश हो जाते हैं, वो इतना खुश हो जाते हैं कि वो आपको जो है ना वो उस चीज़ को देखना शुरू होते हैं, खेलना शुरू होते हैं। तो आपका 3 मिनट का, 4 मिनट का फटाफट शॉर्ट केस हो जाता है। और कोई क्वेश्चन? मैडम हमें टॉयज रखेंगे काम पर? ये अभी मैंने बहुत 2 3 दफा बताया है। एक आपके पास थैला अच्छा सा बना लें, कोई भी अपना, ये जो अच्छा। होते हैं बैग्स होते हैं, गुडी बैग्स जो होते हैं, जो पेपर बैग्स होते हैं, इसमें आपने साथ साथ कैरी करना है। एक हाथ में आपका होता है आपका टूल बॉक्स, जो एग्जाम में आपने टूल बॉक्स बना लिया होगा ना अपना, फोर्थ या फाइनल में हम शुरू कर देते हैं बनाने वाला टूल बॉक्स। और दूसरे हाथ में आपका होगा ये वाला थैला। तो इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ, अपनी चीजें आपकी बहुत प्रिसाइज होनी चाहिए, कि 2 चीजें आपने उठा के अगले सेशन पे जाना होता है, तो जो सेम कॉमन चीज आपके हाथ में होनी चाहिए। और और वो थैला आपने उठा उठा के ऑब्वियसली अपने साथ साथ जाना है, सबके हाथों में होता है। अब एग्जाम में इंशाल्लाह जाएंगे, जो रिपीटर्स है उनको अंदाजा होगा, सबके हाथों में होता है। और मैडम जो स्टेथ है वो हम्म। एक वो तरह का स्टेथ आता है ना जो डुअल होता है, अडल्ट का भी होता बेटा है अब तो और, आता ही वो है, अब तो आता ही वो है। तो वो हम यूज कर सकते हैं ना? हाँ हाँ, अब तो आता ही वो है। अब तो पीडियाट्रिक वाला, इस बिना वाइल के पीडियाट्रिक वाले जो हमारे पास हैं, पहले वक्त में हमने ले लिए थे, मैंने ही बड़ी मुश्किल से लिया था। अब तो अवेलेबल ही नहीं है, आपने डोल वाले यूज करने हैं, जो अवेलेबल है वो यूज करें। सबको पता है वो अवेलेबल नहीं है। ठीक है, पीडियाट्रिक फ्रंट किसी के वाला पास है, आपने अपना पीडियाट्रिक उसमें लगा के पीडियाट्रिक, लेकिन यूज आने पीडियाट्रिक वाली बेल करनी है उसमें से। ठीक है? ठीक। लेकिन मैडम जब वो सीरियस एग्जामिनेशन होता है उसमें बेल और डायफ्राम का होता है ना, तो फिर उसको हम कैसे यूज करेंगे इसमें? बेटा आप सब कुछ अपने बेल से यूज कर लें, जो आपके पास स्टेथोस्कोप है ना। आप कहते हैं कि आप सब चीजें ही, कोई उसमें एक्स्ट्रा आवाज डायफ्राम से नहीं, उससे नहीं आ रही होती बेल से। डायफ्राम से जो सुनाई दे रहा है ना, वो आपका जनरली सब सब स्पेसिस पे उसी से आप सुन सकते हैं। तो आप अपने उसी से सुनेंगे जो आपके पास अवेलेबल चीज है। ठीक है? सिंपल रखेंगे चीजों को, जो आवाज आनी होगी ना वो आपकी उससे भी आ ही जाती है। तो आपने ठीक। सिंपल चीजें रखनी है। और वैसे पीडियाट्रिक पॉपुलेशन के 4 5 मर्मर्स होते हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं आते हमारे, वो उससे हो जाएगा आपका। और इवन जो कार्डियोलॉजी वाले आते हैं, आपने देखे कार्डियोलॉजी वाले जो स्टेट आते हैं, हाँ जी, वो उसके भी ही बड़े पीछे, बड़े। वो खत्म हो चुका है जो ये बेल होती है। अब उसका भी डायफ्राम होता है पीछे उसके, बना वो देखा है आपने, उसके पीछे बेल होती है? अब नहीं होती उसके। नहीं।
अब लिटमैन कैसे ही आते हैं। और कोई क्वेश्चन? आई है पीडियाट्रिक रेड वन। हाँ हाँ, पीडियाट्रिक रेड वन है, आप जो आपके पास है आपने वही यूज करना है। इट्स फाइन, रेड है, ब्लैक है, ब्लू है, डजेंट मैटर, आपको यूज करना आना चाहिए। रेड कलर का है, ब्लैक कलर का है, डजेंट मैटर। ठीक है, आपको यूज करना आना चाहिए। ठीक है, कोई और क्वेश्चन है या हम आगे चलें इसको? ठीक है, ये चीजें बहुत क्लियर होनी चाहिए बेटा। आपकी 50% जो आपका इंप्रेशन है ना, वो आप अपने उससे देंगे। और आई कैन नॉट स्ट्रेस लेस ऑन द फैक्ट कि चीजें आपके हाथ में होनी चाहिए। वहां पे जब हाथ कांपते हैं शॉर्ट केस में, यू हैव नो आइडिया, जो इन्होंने दिया हुआ एग्जाम वो आई थिंक एग्री करेंगे। वो अगर बता आप में से कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो दे आर फ्री टू शेयर देयर एक्सपीरियंस, कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा था एग्जाम में। क्योंकि अक्सर लोग नहीं एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, बहुत ऑब्वियसली इट्स अ वेरी ट्रोमेटिक एक्सपीरियंस। अगर आप में से कोई शेयर करना चाहते हैं, दे कैन शेयर, कि उनका किस तरह से उनका हुआ और किस तरह से जो है ना उनको टाइम नहीं मिला, या किस कोई चीजें रह जाती हैं, भूल जाती हैं या पीछे रह जाती हैं। तो ये सब कुछ होता है, अपनी चीजें सामने हाथों में होनी चाहिए फटाफट। और प्लीज टूल्स को अपनी जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं आपने करना ही है, कि प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए कि आपको आपके सेरेब्रल लेवल पे चीजें आई हो, कब मैं टॉर्च निकालूंगा, मैं मेजरिंग टेप निकालूंगा, इसको ऐसे करूंगा, मैं लिवर स्पैन ऐसे करना है, लिवर का ये ऐसे करना है, ये चीज यहाँ रखती है, यहाँ चीज यहाँ रखती है। हाइट आप अकेले चेक कर सकते हो, लिवर स्पैन आप अकेले चेक कर सकते हो, आपको किसी की हेल्प की जरूरत ना हो। और ये हो जाता है। ठीक है, विदाउट हेल्प आप ये सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, हो जाएगा ये सब कुछ इंशाल्लाह। कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं आप में से? हु हैज appeared earlier and want to share the experience इनके साथ शॉर्ट केस में? कोई में से आप हो गया हो, कोई एनीवन वांट्स टू शेयर? नहीं करना चाहते तो फाइन, हम आगे चलते हैं। एग्जाम डे, वही बात है कि सबसे पहले आपने एग्जाम से दिन पहले कोई रिवीजन नहीं करनी है, कोई बड़ी बड़ी आपने चीजें नहीं पढ़नी है। किताबें उठा के पढ़ना शुरू कर देते हैं, आधी बातें याद रहती हैं, आधी बातें भूल जाती हैं। आपने सिर्फ जनरल पढ़नी है, अप्रोचेस, आराम से सोना है, सुबह उठना है। मैं अपने सर के पास गई, ऑब्वियसली सबको आई कैन टोटली अंडरस्टैंड कि क्या होता है एग्जाम में। अपने सर के पास गई, सर मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या पढ़ूँ, आखिरी जो है ना 5-6 दिन रह गए। सर ने कहा आराम से जाओ और जो है ना शॉपिंग करने चली जाओ। मैंने कहा, सर क्या मतलब है? कहते बस शॉपिंग करने जाओ, अच्छे से सूट खरीदो, एग्जाम के लिए कपड़े खरीद लिए हैं। मैंने कहा एग्जाम के लिए कौन कपड़े खरीदते हैं? बस एग्जाम के लिए कपड़े खरीदो और जो है ना परफ्यूम खरीद लो, तुम्हारी तैयारी हो जाएगी। आई लाइक अच्छा। मैंने कहा शायद ये सीरियस नहीं ले ले मुझको, लेकिन अब मुझे एहसास होता है कि वाकई थी ज्यादा थिंग्स मुझे बेटर, आपके एग्जाम 3 दिन पहले यही चीजें बेटर करती हैं। आपके कपड़े तैयार हों, आपकी चीजें तैयार हों, आपने टॉयज खरीद लिए हों, आपने अपनी सारे इंस्ट्रूमेंट्स को देख लिया हो, गो थ्रू कर लिया हो, पेन्स को देख लिया हो, वॉच देख ली हो, वॉच चल रही हो, वॉच में आपके पास सेल मौजूद हो। इट्स नाइट मेयर कि आप एग्जाम में जाए वहां देखें आपकी वॉच ही नहीं चल रही। ठीक है, इट्स अ नाइट मेयर, और ये हो जाता है, सबके साथ हो जाता है। वो एग्जाम में वॉच नहीं चली, आपने पहले से महीनों पहले की रखी होती है, कभी पहनी नहीं होती, एग्जाम वाले दिन निकाल के पहनते, वहां चला उसकी सेल खत्म हुए होते हैं। तो प्लीज ये चीजें भी 2-3 दिन पहले निकाल के सब चीजें कर लें, रिलैक्स करें, सुकून से जाएं। अगर आपने अपना थ्योरी कर ली है, टॉक्स कर लिए हैं, आप लॉन्ग केस शॉर्ट केस में कॉन्फिडेंस के साथ जाएं कि मुझसे अच्छा तो कोई बता ही नहीं सकता, तो आप पास, ये हो ही नहीं सकता कि आप पास ना हो। अगर आप कहीं स्टक हो जाते हैं, इफ यू गेट स्टक, आप रुकें। पहले मैं आपको टॉक से बार बार बताती थी, नहीं समझ में आ रहा, रुकें, सांस लें, गहरा सांस लें, एंड देन दोबारा से उसको लॉजिकली देखने की कोशिश करें। इट्स फाइन, हम सब कहीं ना कहीं स्टक हो जाते हैं एग्जामिनर्स, और ऑल्सो इवन एग्जामिनर्स अगर आप सही बता रहे हो तो एग्जामिनर बहुत अच्छे हैं। ठीक है, बाहर आके एग्जामिनर की बुराई वही करता है जिससे पास नहीं हुआ होता। ठीक है, वरना एग्जामिनर ऑनेस्टली बहुत कोऑपरेट करते हैं आपके साथ, बहुत हेल्प करते हैं, और वो देख रहे होते हैं कि बच्चा स्ट्रेस में है, ऑब्वियसली दे हैव बिन थ्रू दिस एज वेल। तो एग्जामिनर कोई किसी को जानबूझ के फेल नहीं करता। How about those candidates who have to repeat theory this time and have to overcome this phase? It's very hard to overcome this. इंशाल्लाह हम इस बारे में बात करेंगे। बहरहाल उसके बाद यह है कि रिमेंबर, आपने मैंने से पहले बताया, वी नीड टू हैव सेफ डॉक्टर्स जो सेफ हों एंड दे नो के हाउ दे हैव टू अप्रोच। ठीक है, नेक्स्ट, ये तकरीबन सारी बातें हमने कवर कर ली हैं। किसी को क्वेश्चन है तो दे कैन आस्क अबाउट जनरल अप्रोच टुवर्ड्स लॉन्ग शॉर्ट केसेस। कोई क्वेश्चंस हैं? आई थिंक हमें तकरीबन सारी चीज़ें कवर कर ली हैं कि आपने किस तरह से अपने एग्जाम को अप्रोच करना है। बाकी इंशाल्लाह वी हैव टू प्रे अ लॉट। आपने कुछ चीज़ें अल्लाह पे भी छोड़नी होती हैं, कुछ चीज़ें खुदा पे भी छोड़नी होती हैं। ऑब्वियसली ही इज़ द वन हु डिसाइड, अगर नहीं भी होता इट्स फाइन, वी ऑल नो कि फेलियर रेट बहुत ज़्यादा है।
तो ऑब्वियसली वी कैन ऑलवेज ट्राई नेक्स्ट टाइम हार्डर। आपके पास जितना फेलियर रेट है वी ऑल लो कि ऑलमोस्ट तकरीबन 50-60% ही आपका रिजल्ट आ रहा होता है, तो इट्स फाइन, वी कैन ट्राई नेक्स्ट टाइम। आपने अपना 100% देना है, कॉन्फिडेंस के साथ जाना है, कॉन्फिडेंस के साथ आना है, अभी चीज़ों को तैयार रखना है। अच्छा हाँ, एक बात रह गई है कि हाँ जो न्यू केसेस वाले हैं, न्यू बच्चे हैं फर्स्ट अटेम्प्ट पे, उनको ये चीज़ बता दूं कि लॉन्ग केस में आपको एक पेज मिलता है। ठीक है, जब आप लॉन्ग केस के लिए जाते हैं ना, तो वो आपको एक पेज दे देते हैं, ठीक है, पहले से ही आपको एंटर होने से पहले एक पेज पकड़ा देते हैं कि आपके लॉन्ग केसेस पे आपने अपनी हिस्ट्री लिखनी होती है। ठीक है, तो आपने अपनी जो पेज होता है उससे पहले से ही अपनी हेडिंग्स लिख लेनी होती हैं। ठीक है, लॉन्ग केस की हेडिंग्स कौन कौन सी होती हैं, क्या क्या हेडिंग्स होती हैं हमारी? Demographics Biodata हो गई, presenting biodata, complaint, बायोडेटा, history of present illness, presenting पीसी, complaint, एचओपीआई, हिस्ट्री ऑफ फिर हिस्ट्री हॉस्पिटल ऑफ स्टे, प्रेजेंटिंग this hospital हॉस्पिटल स्टे, admission, फिर past पास history, हिस्ट्री। etiology, पास अर्थ हिस्ट्री में हिस्ट्री, क्या आएगी? etiology, नहीं, पास हिस्ट्री में क्या क्या चीजें आएंगी? पास मेडिकल एंड पास सर्जिकल, नहीं नहीं, no और बेटा पास मेडिकल सर्जरी से हम complication, आगे चले ना, डिजीज, ठीक है, डिजीज की complication of the प्रोग्रेशन, disease and ठीक complication है, of treatment. ड्रग, हाँ कोई उसकी इन्वेस्टिगेशंस कोई ट्रांसफर, पुरानी हुई है, ड्रग कॉम्प्लिकेशन और ट्रीटमेंट कॉम्प्लिकेशंस, ट्रीटमेंट कॉम्प्लिकेशन सॉरी, और डिजीज कॉम्प्लिकेशन, ये आपने थोड़ी 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 लिख लेनी है। मॉनिटरिंग एंड फॉलोअप, ये सारी लिखनी है आपने। पास हिस्ट्री तो पूरे, पास मेडिकल सर्जिकल हिस्ट्री तो जनरल टर्म है ना, जो ये वाली चीजें ये ज्यादातर लिखनी है। प्रोग्रेशन, डिजीज का प्रोग्रेशन कैसा है, ड्रग्स कौन सी दी है, इन्वेस्टिगेशंस कौन सी हुई, फिर ट्रीटमेंट क्या स्टार्ट हुई, फिर ट्रीटमेंट की कोई कॉम्प्लिकेशन, डिजीज की कॉम्प्लिकेशन, और साथ मॉनिटरिंग एंड फॉलोअप। ये वाली हेडिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपने छोटी 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 करके लिख लेनी है। ठीक है, 2 पेजेस होते हैं आगे पीछे, तो एक पेज पे आप सारी ये वाली चीजें लिख लें और दूसरे पेज पे आपने छोटी छोटी हेडिंग्स पहले से ही डाल लें, ताकि जब आप हिस्ट्री ले रहे हो ना, तो आप अगर कोई चीज सपोज भूल भी जाते हैं, आप कॉम्प्लिकेशन ऑफ ट्रीटमेंट भूल जाते हैं, पूछते जाते हैं एट टाइम हीरो द मूवमेंट बंदा छोड़ देता है, तो आपको देख कर याद आ जाए कि हाँ ये वाला खाना मेरा अभी तक फिल नहीं हुआ, इसका मतलब है कि ये चीज रहती है। तो आपने पहले से प्रॉम्प्ट अपना, मैं इंशाल्लाह जब तक आपको एग्जाम में टाइम है, जब एग्जाम करीब आएगा तो मैं आपको एक प्रॉम्प्ट बना के भेज भी दूंगी कि ये हेडिंग्स आपने डालनी है अपने एग्जाम में। ठीक है, तो वो हेडिंग्स पहले डालेंगे, उसके बाद क्या चीजें आएंगी, फैमिली हिस्ट्री, और फिर वो चीजें आएंगी कौन कौन सी, बर्थ हिस्ट्री, फैमिली बर्थ हिस्ट्री, हिस्ट्री, पर्सनल, फैमिली हिस्ट्री, पर्सनल, फीडिंग हिस्ट्री, इम्यूनाइजेशन हिस्ट्री, ठीक है, एलर्जिक हिस्ट्री, डेवलपमेंटल हिस्ट्री, ठीक है, और एलर्जिक के लिए हम socioeconomic, पूछेंगे ना। एलर्जी की हिस्ट्री हो गई, फिर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस हो गया। हम्म, अच्छा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जनरल कि आप जो इलाज करवा रहे हैं, इस इलाज को फाइनेंस कौन कर रहा है, तो आपने सोशो इकोनॉमिक्स में social नीचे economic, फाइनेंसिस भी लिखना है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये अक्सर हम छोड़ देते हैं, फिर वो एग्जाम में आखिर में आपसे पूछे, तो एग्जाम में यही इन्हीं चीजों के नंबर होते हैं, तो आपसे पूछेगा इसका इलाज का फाइनेंसिस कहाँ से आ रहा है, और आप से बैठे होंगे। ठीक है, तो आपने बताना है, ये पूछना होता है कि आपके अब तक के इलाज कहाँ से हो रहे हैं, क्या पता वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल से करा रहा हो, क्या पता मेरी जेब से करा रहा हो, क्या पता वो आगे मुझे ज़कात लेकर करा रहा हो, वो आपको पता होना चाहिए। फिर इम्पैक्ट ऑफ डिजीज क्या है, पेरेंट्स की अंडरस्टैंडिंग क्या है, और आगे उसको मजीद क्या पता है कि उसका फॉलोअप क्या होने वाला है। ठीक है, तो ये सारी छोटी छोटी हेडिंग्स आप में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये प्रोग्रेशन वाली चीजें होती है, प्रोग्रेशन, इन्वेस्टिगेशन, जो पुरानी इन्वेस्टिगेशन जिनकी बेसिस पे उसकी डायग्नोसिस हुआ होता है ना, वो चीजें। फिर उसके बाद ड्रग कौन सी स्टार्ट कराएगी एट दैट टाइम पे, कॉम्प्लिकेशन ऑफ द ट्रीटमेंट, कॉम्प्लिकेशन ऑफ द डिजीज, और फिर ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो होते हैं ना, वो एक तो इस पार्ट से होते हैं, ये जो डिजीज प्रोग्रेशन, और ये सबसे पीसी से होते हैं, प्रेजेंटिंग कंप्लेंट के बाद इस वाले पार्ट से होते हैं, और थर्ड वो पूछते हैं ये वाली चीजें जो होती हैं आपके सोशल इकोनॉमिक स्टेटस टाइप की, और पेशेंट कंप्लाइंस टाइप की, और ये वाली जो होती है कि पेशेंट को इम्पैक्ट, इन टाइप की चीजें ज्यादातर, इन तीन से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस होते हैं कि आपने क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस पूछी, अच्छा क्या इम्पैक्ट आपको लगता है आपकी हिस्ट्री के बेसिस पे पेरेंट्स पर आ रहा है डिजीज का, यही सब पूछते हैं। तो यह आपने पहले से अपने पेज पे वो बाहर पकड़ा देते हैं, आपने ये लिख कर अंदर लेके जाना है। फिर दो अप्रोचेस होती हैं, कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा पेज पे हर चीज लिख रहे होते हैं, वो भी फाइन है। कोई मेरे तरह का बंदा होता है जो इतना लिखना पसंद नहीं करता, मैंने तो अपनी सिर्फ आई थिंक हाइट मैंने अपनी एंड वो लिखी थी, जनरल डेमोग्राफिक जो होती है, कहाँ से आया है, कौन है, नाम क्या है, ये वो चीजें, एंड फिर मैंने आखिर में उसकी शायद 2-3 चीजें बीच में लिखी थी, और आखिर में जाके मैंने उसको पूछी, उसकी हाइट वेट लिखी थी, उसके अलावा सारी चीजें जबानी याद थी। और एग्जामिनर्स को ये अच्छा लगता है कि आखिर में जब 10 मिनट आप बैठे हो, कोशिश करें कि आप मिनिमल पेज की तरफ देखें। कुछ बच्चे ऐसा करते हैं कि पूरी हिस्ट्री पैराग्राफ वाइज लिख लेते हैं, और फिर जब वो एग्जामिनर को प्रेजेंट करने लगते हैं तो वैसे करते हैं, माई पेशेंट आर्म 20 years old ही प्रेजेंट हो हिल हिल के, नाजरा नहीं पढ़ रहे होते हम लोग, हिल हिल के आगे पीछे सरट्टा लगा रहे होते हैं, और वो ऐसे प्रेजेंट कर रहे हैं। देखा है आपने ऐसे लोगों को प्रेजेंट करते हुए हिस्ट्री?
Yes, आगे ma'am. पीछे हिल हिल के ऐसे वो प्रेजेंट कर रहे होते हैं, ऐसे किताब की तरह, और फिर जो उन्हें लिखा होता है वही प्रेजेंट कर रहे होते हैं। एंड देन दे डेवलप्ड, एंड सर देन दे हैड द हिस्ट्री ऑफ एंड देन सर दे हैड एग्जाम में उस वक्त कह रहा था यार मैं किसका हिस्ट्री ले रहा हूँ, मैं जो है नर्सरी केजी किसी के बच्चे को पढ़ा रहा हूँ या मैं कंसल्टेंट से बात कर रहा हूँ। दे वांट टू टॉक टू कंसल्टेंट। आप खुद सोचें, आप किसी कंसल्टेंट से बात करें, आपने किसी को ऐसे बात करते हुए देखे। देन दे हैड सर एक मिनट ठहरें सर, और फिर वो पेजेस को आगे पीछे कर रहे होते हैं। ठीक है, तो बहुत अजीब सा इंप्रेशन आता है। ये आपने ये वाले काम अपने अच्छे करने हैं, आपके प्रेजेंटेशन पे आपने जरूर काम करना है, आप कॉन्फिडेंटली बैठ के अपनी हिस्ट्री को प्रेजेंट कर सकें। ठीक है, ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, इन चीज़ों के बहुत नंबर होते हैं। ठीक है, कि आप प्रेफर्ड ये होता है कि आप पेज को देखे बगैर एग्जामिनर की आंखों में आंखें डाल के अच्छे से प्रेजेंट करें, थोड़ा सा बीच में लुकमा दे दें पेज में कोई। इसलिए मैं कह रही हूँ रेड पेन आपके पास हो जिसमें आप इंपॉर्टेंट चीजें सर्कल कर लें बड़े बड़े। ये चीज मैंने अगर मेरे पेज पर देखनी पड़ी तो मैं ये चीज देखूं, वरना आप उसको एज अ जिससे हम केस प्रेजेंट कर रहे हैं बैठ के उसको कॉन्फिडेंटली केस प्रेजेंट करें। यस सर, दिस वाज अ केस ऑफ दिस एंड आई हैव आस्क्ड दिस, द पेशेंट गिवन द हिस्ट्री ऑफ दिस, दे हैव डेवलप्ड अ कॉम्प्लिकेशन इन द फॉर्म ऑफ दिस, दे आर करेंटली ऑन दिस मेडिकेशंस एंड दे आर प्रॉपर्ली वैक्सीनेटेड, और उनको समरी ही चाहिए होती है, तो आप उनको प्रॉपर्ली कॉन्फिडेंटली कन्वे करते हैं। ठीक है, चलें, ये सारे तकरीबन पॉइंट्स हमारे कवर हो गए। बाकी ये हमारा वो है टाइम टेबल है जो भी हमने फॉलो करने हैं। हमने यहाँ तक तो कर लिया हुआ है अपने लॉन्ग केसेस, शॉर्ट केसेस, उसका नेफ्रोटिक का भी हो चुका है, और हमारे पास क्रोनिक डायरिया का भी हो चुका है, लॉन्ग केस सीएलडी का, और शॉर्ट केसेस भी। अब इंशाल्लाह मंडे ऑन 29 दिसंबर ऑनवर्ड हमारा डॉक्टर साहब का शॉर्ट केस है, यहाँ से इंशाल्लाह हम रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स के साथ ही कंटिन्यू करेंगे। तो आप लोगों में जिसने रजिस्ट्रेशन करानी है, आपको पता है आपने नबीरा को कांटेक्ट करना है। तो दिस इज आवर टाइम टेबल, इंशाल्लाह इसको फॉलो करेंगे, एंड देन ऑब्वियसली हमारे पास टॉक्स हम स्टार्ट करेंगे आफ्टर थ्योरी। एंड द फाइनल टेक होम मैसेज, स्ट्रक्चर अप्रोच, गुड कम्युनिकेशन, काम एटीट्यूड लीड्स टू सक्सेस इन योर लॉन्ग शॉर्ट केसेस इंशाल्लाह। कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क एंड देन वी विल एंड द सेशन। एनी क्वेश्चन? No, ma'am. चलिए ठीक है, बाकी सबको क्लियर है चीज़ें, तो हम सेशन को एंड करते हैं और इंशाल्लाह हम मिलेंगे अपने मंडे से। दोस्त हु हैव थ्योरी एग्जाम्स नाउ, जिनका थ्योरी एग्जाम है अभी, आप की चॉइस है, आप अभी से पढ़ना चाहते हैं हमारे साथ तो पढ़ सकते हैं, और अगर आप अभी बाद में कंटिन्यू करना चाहते हैं तो ये ऑब्वियसली आपकी चॉइस है। ऑल थ्री कॉम्पोनेंट्स में तो बेटा आप नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि इसमें साथ साथ ऑब्वियसली हमारे हफ्ते में सिर्फ 2 दिन ही क्लासेज हैं, ऑब्वियसली आपके साथ साथ थ्योरी भी डिस्कस हो रही होती है। कौन है? डॉक्टर श्रद्धा है, ये मैसेज कर रही है। आप ना मुझे पर्सनल मैसेज करिएगा डॉक्टर श्रद्धा, आप मुझे पर्सनल मैसेज करके पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, चलें, थैंक यू सो मच। और किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम एंड करते हैं। डॉक्टर श्रद्धा आप मुझे ना पर्सनल मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे, मैं आपको वहाँ पे क्वेश्चन से सारे ना कर दूंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच, मैं सेशन एंड करती हूँ। होप टू मीट यू ऑल ऑन मंडे। अल्लाह हाफिज। Allah Hafiz, ma'am. थैंक यू मैम, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।